सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 होगा, दैट इज़ सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये आपका नया सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, एंड इसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ई वेस्ट जो है इसका मैनेजमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है प्रॉपर वे में। अच्छा, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले टॉपिक में चीज़ें ऐड हुई हैं, एंड फिर यहाँ पे हजार्डस वेस्ट को इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ना है। नाउ अगर हम PYQs की बात करें, मतलब लास्ट 7-8 ईयर्स में इस वाले यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो ये भी आप देख सकते हो। रेजिडेंशियल वेस्ट क्या होते हैं, एक्सप्लेन दी मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन क्या है, इट इज़ वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग क्या है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट क्या है, इम्प्लीकेशन या फिर इफेक्ट्स या फिर इम्पैक्ट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, डीप वेल इंजेक्शन क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रॉपर वे में, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। नाउ हमें देखना है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना जो कैमरा है यहाँ पे आई बी कीपिंग दैट ऑफ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड बेसिकली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ समझनी है अच्छे से बाय गोइंग थ्रू पिक्चर्स, एंड एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा। एंड ये हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है, दैट इज़ हमारा सिलेबस जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट हाफ डन, एंड यहीं तक ज़्यादा वेटेज, मतलब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, टॉपिक्स की बात करूँ, यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे। बाकी जो आने वाले यूनिट्स हैं उनमें भी हैं, बट मतलब जो टॉपिक्स का रेशियो होगा वो थोड़ा थोड़ा कम होगा। नाउ आई बी स्टार्टिंग। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमारे पास किस टाइप के वेस्ट हैं, सॉलिड्स हैं। सो किस टाइप के वेस्ट हमारे पास हैं, सॉलिड। सो हमें किन का मैनेजमेंट करना है, सॉलिड्स का। मतलब जो भी सॉलिड्स जनरेट हो रहे हैं हमारे घर में, इंडस्ट्रीज़ में, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, मतलब हमारे अराउंड, हमें कैसे इन जो वेस्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट्स हैं, इनको कैसे हमें मैनेज करना है, इनको कहाँ पे डंप करना है, कहाँ पे डंप नहीं करना है, कहाँ पे बर्न करना है, कहाँ पे बर्न नहीं करना है, कहाँ पे इनकी लैंड फिलिंग करनी है। सो ये सब चीज़ें आज यहाँ से आप सीख के जाओगे, एंड डेफिनेटली आप अच्छे से फॉलो करते जाइए। आई विल गारंटी यू आप 70 आउट ऑफ 70 अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर करोगे। एंड जिन भी एस्पिरेंट्स को नोट्स चाहिए, आप ऐप पे जाकर नोट्स को ले सकते हो। नाउ सॉलिड वेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए सॉलिड वेस्ट हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप डेफिनेशन में ही देखोगे, सॉलिड वेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो आपने अपने घर में या फिर अपनी डेली लाइफ में इनको क्या किया होगा, डिस्कार्ड किया होगा, दैट इज़ यूजलेस, यानी कि ये अब आपके किसी के काम मतलब आने वाले नहीं है। सो ऐसे वेस्ट को आप क्या कहते हो, ऐसे ही वेस्ट को आप कहते हो सॉलिड वेस्ट, जो भी जहाँ से भी जनरेट हो। सो इन शॉर्ट सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल। नाउ सॉलिड वेस्ट के लिए हम अदर टर्म्स भी यूज़ करते हैं, क्या क्या, रिफ्यूज़, रबिश, ट्रैश, जंक, गार्बेज। सो अगर कहीं पे ये वर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं, कोई बोल रहा है रिफ्यूज़, रबिश, ट्रैश, जंक, गार्बेज, सो इन सब चीज़ों का मतलब भी है क्या, सॉलिड वेस्ट। सो मैं कहीं पे कहूँ कि रबिश बाहर फेंको, मतलब सॉलिड वेस्ट, या ट्रैश हो गया, या फिर जंक चीज़ें हैं, या फिर गार्बेज हमारे पास हो गया, सो इट ऑल कम्स अंडर सॉलिड वेस्ट। सो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नाउ इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, इसके अंदर जनरली गार्बेज इंक्लूड होता है, क्लियर, गार्बेज जो आपको दिख रहा है। डिमोलिशन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, डिमोलिशन प्रोडक्ट्स यानी कि कहीं पे आपने बिल्डिंग या फिर कोई घर जो है उसको डिमोलिश किया। अच्छा, फिर सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यू, जो आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, वहाँ से जो लास्ट पे रेसिड्यू निकलेगा वो इसमें इंक्लूड होगा। और रबिश यानी कि ये सब चीज़ें, डेड एनिमल्स यानी कि डेड एनिमल्स की अगर हम बात करें, मैनवर हो गया, या फिर अदर डिस्कार्डेड मटेरियल। सो ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, सॉलिड वेस्ट के अंदर। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे है, इट डज नॉट इंक्लूड नाइट सॉइल या फिर एक्सक्रीटा। ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड वेस्ट हमारे पास होते हैं इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा इंक्लूड नहीं होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में फिक्स करें। वो आपने कहाँ पे देखा था, वो आपने सीवेज के अंदर देखा था, ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर नाइट सॉइल की अगर मैं बात करूँ। सो यहाँ पे
एक्सक्रीटा या फिर जिसको हम नाइट सॉइल भी कहते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है किसके अंदर, सॉलिड वेस्ट के अंदर। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो एक्सक्रीटा आपका किस में इन्वॉल्व था, ये आपका सीवेज में इंक्लूडेड था, ना कि सॉलिड वेस्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्लासिफिकेशन में क्या क्या वेस्ट आएंगे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, या फिर हमारे पास हजार्डस वेस्ट। सो इस टाइप से हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक एक करके इनको आपको देखना है, आपके एग्जाम में डिटेलड वे में इनको मतलब मेंशन किया। डिटेलड वे में मतलब फॉर एग्जांपल आपसे बायोमेडिकल वेस्ट पूछेगा 2 मार्क का, हजार्डस वेस्ट अलग से 2 मार्क का, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो सभी चीज़ों को आपको डिटेलिंग में जानना है। नाउ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MSWB कहते हैं। सो बार बार ये वर्ड आगे जाकर यूज़ होगा क्या, अगर SW यूज़ होगा इसका मतलब सॉलिड वेस्ट, अगर उसके आगे M लगा होगा सो इट मीन्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, सो इसके अंदर रेजिडेंशियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके MSW के अंदर। नाउ रेजिडेंशियल वेस्ट हमारे पास किस टाइप के हो सकते हैं, फूड वेस्ट यानी कि आपके घर का फूड वेस्ट, प्लास्टिक हो गया आपके घर में प्लास्टिक जो आप यूज़ कर रहे थे, पेपर या फिर गिलास हो गया, या फिर ई वेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपका अनयूज्ड कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल फ़ोन जो कि पुराना हो चुका है आप उसको फेंकते हो। सो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सब चीज़ें रेजिडेंशियल वेस्ट के अंदर आ जाती हैं। एंड जनरली आप देखते हो इन सब चीज़ों को आप कहाँ पे लेके जाते हो, जो भी आपके घर से निकलती है आप इनको एक डस्टबिन, कम्युनिटी डस्टबिन जो होता है उधर लेके जाते हो। फिर कमर्शियल मीन्स ऑफिस से जो वेस्ट निकलेगा या फिर अलग अलग स्टोर से जो वेस्ट निकलेगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब आपके स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या फिर कैंप्स वगैरह से जो वेस्ट निकलेगा। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरिया, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या फिर डिमोलिशन ड्राइव चल रहा हो, वहाँ से जो चीज़ें उनको हम क्या कहते हैं, डेब्रीज। ये जो आपको दिख रहा है, जब किसी भी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है, वहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इसको हम क्या कहते हैं, डेब्रीज। एंड अदर मटेरियल्स लाइक कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, ये सब चीज़ें भी यहाँ से निकलती हैं। फिर वेस्ट फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़ा या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़ा, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा। सो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स, अगेन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स हमारे पास हैं, या फिर केमिकल प्लांट्स हमारे पास हैं, या फिर फैब्रिकेशन प्लांट, जो भी इंडस्ट्रियल जोन्स हमारे पास होते हैं वहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो। या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या और हो सकता है, फूड वेस्टेज हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनका खाना, या फिर एशेज वगैरह अगर किसी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें जलाई जाती हैं, या फिर डिमोलिशन वेस्ट या फिर अदर हजार्डस वेस्ट। सो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में। इनकी जो भी चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होंगी वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। इसके बाद सो ये सब चीज़ें आपने क्या देखी, ये बेसिकली आप कह सकते हो दीज आर इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे आपको दिख रही हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल सिरिंज हो गई या फिर अदर टेबलेट्स हो गए, या फिर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिकल वेस्ट। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। क्या क्या, हॉस्पिटल वेस्ट, फॉर एग्जांपल जो ग्लव्स हो गए वहाँ पे ज्यूरिंग सर्जरी जो ग्लव्स यूज़ होते हैं, या फिर मतलब यूरिन बैग्स हो गए, वो सब चीज़ें। सो हॉस्पिटल वेस्ट, सो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर हॉस्पिटल वेस्ट जो कि जनरेट होती है ज्यूरिंग डायग्नोसिस, जब किसी का डायग्नोसिस या फिर टेस्टिंग चलती है, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर इम्यूनिकेशन के दौरान। क्लियर, अच्छा। या फिर हजार्डस केमिकल्स भी जनरेट हो सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, या फिर फिनॉल वगैरह हो गया, मर्क्यूरी वगैरह हो गया, इनको यूज़ किया जा रहा है। इट आल्सो इंक्लूड्स डिस्पोजेबल बैंडेजेस या फिर सिरेंजेस हमारे पास। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर
हजार्डस वेस्ट जो हमारे पास है इसमें जनरली क्या क्या आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, फिर रबर्स, डाइज या फिर हॉस्पिटल वेस्ट। सो ये किसके अंदर आ जाते हैं, हजार्डस वेस्ट के अंदर। एंड इसको आपको आगे जाकर डिटेलिंग में पढ़ना है, इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर ट्रीटमेंट वगैरह। सो ये सब चीज़ें भी आपको आगे जाकर डिटेलिंग में देखनी है। सो ये हो गए हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या क्या, म्युनिसिपल यानी कि इन शॉर्ट जो हमारी लोकलिटी में, हमारे घर में, हमारे अराउंड जो जनरेट होती हैं। इंडस्ट्रियल यानी कि जो इंडस्ट्रियल जोन में जनरेट होंगी। बायोमेडिकल एक हॉस्पिटल के रिलेटेड। एंड हजार्डस जो है कोई भी खतरनाक चीज़ जिससे लोगों में कैंसर या फिर सडन डेथ्स ऑकर कर सकती हैं। सो ये सब वेस्ट यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट अदर सोर्स हमारे पास या फिर अदर क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या क्या है, देखिए, हाउस रेफ्यूज़, स्ट्रीट रिफ्यूज़ या फिर ट्रेड रिफ्यूज़। हाउस रिफ्यूज़ को हम डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं, यानी कि वेस्ट जो आपके घर से या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जनरेट होगा उसको हम हाउस रिफ्यूज़ कहेंगे। अच्छा, एग्जांपल फूड स्क्रैप, वेजिटेबल पील्स, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, यानी कि इन शॉर्ट जो हमारे घर से जनरेट होगा उसको हम हाउस रिफ्यूज़ या फिर डोमेस्टिक वेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रीट रिफ्यूज़। क्लियर, स्ट्रीट रिफ्यूज़ जो वेस्ट कलेक्ट होगा कहाँ पे, स्ट्रीट में, रोड पे या फिर पब्लिक पार्क्स पे या फिर जो भी पब्लिक प्लेस हैं ड्यूरिंग स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। आप देखते हो सुबह सुबह स्वीपर वगैरह बेचारे लगे होते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, इन सब चीज़ों को उठाने के लिए। सो वो वाला वेस्ट किसके अंदर आएगा, वो वाला सॉलिड वेस्ट हमारा स्ट्रीट रिफ्यूज़ के अंदर आएगा। एग्जाम्पल डस्ट, लीव्स, लिटर, पेपर, प्लास्टिक, रैपर्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, रोड साइड डिब्रीज, यानी कि इन शॉर्ट जो भी चीज़ें रोड पे हो रही हैं, आपके घर के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आप चलते हो, सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं स्ट्रीट रिफ्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेड रिफ्यूज़ या फिर इनको हम कमर्शियल वेस्ट भी कहते हैं, यानी कि वेस्ट जो प्रोड्यूस होगा किसी शॉप से, दुकान से, मार्केट से, ऑफिस से, रेस्टोरेंट से या फिर होटल से या फिर कमर्शियल जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, यहाँ से जो भी जितनी भी चीज़ें जनरेट होगी दैट कम्स अंडर ट्रेड रिफ्यूज़। अच्छा, एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, पैकेजिंग, अच्छा प्लास्टिक पैकेजिंग, स्पॉइल्ड फूड, बोतल, कैंस वगैरह। सो इन शॉर्ट जो कहाँ पे जनरेट होंगी, जो कमर्शियल एरियाज़ में जनरेट होंगी, शॉप्स के अराउंड, मार्केट, ऑफिस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन चीज़ों मतलब इन प्लेस पे जो वेस्ट जनरेट होंगी उनको हम ट्रेड रिफ्यूज़ भी कहते हैं। स्ट्रीट रिफ्यूज़ आपने देखा, नाम से ही पता चल रहा है कि गली में या फिर रोड वगैरह में, हाउस मतलब हमारे घर से। सो ये हो गया अदर सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ई वेस्ट। ई वेस्ट आपको थोड़ा डिटेलिंग में देखना है। ई वेस्ट की अगर मैं बात करूं, ई वेस्ट, ई देखिए आगे क्या लगा है, ई। नाउ यहाँ पे जो ई आगे लगा है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आइटम मतलब जो कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपने डिस्कार्ड किया हुआ हो। डिस्कार्ड मतलब आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिख रहा है, कोई लैपटॉप यहाँ पे दिख रहा है। सो इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स यानी कि वो कंप्यूटर जो अब ठीक नहीं हो सकता, वो लैपटॉप जो ठीक नहीं हो सकता, या फिर मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन या फिर मशीन्स जो भी आपके घर में, मशीन कोई वॉशिंग मशीन आपके घर में है या फिर बैटरीज वगैरह। सो ये सब यानी कि इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिनको आप एज अ कचरा फेंकते हो, सो ये किसके अंदर आ जाता है, ये ई वेस्ट के अंदर आ जाता है। नाउ जो ई वेस्ट होती हैं ये हाईली टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कोई भी बैटरी आप उठाओ या फिर आपका फ़ोन कोई भी चीज़ उठाओ जिसमें बैटरी हो, बैटरी में बेसिकली क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेड से बनी हुई होती है, इसमें मरकरी हो सकता है, इसमें कैडमियम हो सकता है। ये सब चीज़ें खतरनाक हैं। क्लियर, ये हैवी मेटल्स हमारे पास जो होते हैं दे आर हाईली टॉक्सिक। सो देयरफॉर ई वेस्ट जो है इसमें टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। देयरफॉर इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो बेस्ट मेथड हमारे पास होता है दैट इज़ रिसाइकलिंग, यानी कि इन सब की हमें क्या करनी चाहिए, इनको बेटर वे में हमें क्या करना चाहिए, इनको बेटर वे में हमें रिसाइकल करना चाहिए। क्यों रिसाइकल करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक होते हैं। सो ऐसे ही आप इनको मतलब ऐसे ही नहीं फेंक सकते हो या फिर ऐसे ही आप इनकी डंपिंग नहीं कर सकते हो ग्राउंड के अंदर। सो आपको इनको प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रिसाइकल करना पड़ेगा। सो ये कहलाते हैं हमारे पास ई वेस्ट, यानी कि इन शॉर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे पास हो बट जिनको आपने क्या किया हो, डिस्कार्ड किया हो। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट। देखिए क्या क्या सोर्स हमारे पास है ई वेस्ट का। हाउस होल्ड यानी कि हमारे घर से ये निकल सकते हैं, लैपटॉप वगैरह। ऑफिस हो गया,
कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, यानी कि आजकल आप देखते हो हर जगह पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, आज से 30 साल पहले क्या होता था या फिर 20 साल पहले क्या होता था, जब मतलब इंटरनेट का अच्छा खासा रिवोल्यूशन नहीं आया था। मतलब इंटरनेट का अच्छा रिवोल्यूशन आप कहोगे 2016 के बाद अच्छा रिवोल्यूशन आया। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर यानी कि 4G का कॉन्सेप्ट आया, 5G फिर अभी रिसेंटली आया, सो 4G का कॉन्सेप्ट आया। सो इससे पहले ऑफिस में आप देखते थे जनरली क्या होता था, पेपर वर्क होता था, क्लियर, यानी कि पेपर्स का यूज़ होता था। बट आज आप कोई भी ऑफिस उठाओ, कोई भी इंस्टीट्यूट उठाओ, हर जगह अब चीज़ें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में होती हैं, क्लियर, यानी कि फास्टेस्ट मोड पे होती हैं। सो देयरफॉर जो सोर्सेज हैं ई वेस्ट के वो काफ़ी सारे हैं, ढेर सारे, यानी कि जहाँ से ये जनरेट होंगे। सो दीज आर सोर्स। उसके बाद हमारे पास है हार्मफुल कंपोनेंट्स ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट के अंदर क्या क्या हार्मफुल कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, क्या क्या हार्मफुल कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेड हो सकता है, mercury हो सकता है, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर हाईली हार्मफुल। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे कहा, आप कोई बैटरी आपके घर में उसको क्या करोगे, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर की बैटरी उसको फेंकोगे, नाउ उसमें बेसिकली लेड होता है या फिर हमारे पास कैडमियम हो सकता है। सो ये ढेर सारी चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। फिर जब आप इनको कहीं पे फेंकोगे ऐसे ही सॉइल के ऊपर विदाउट गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सो होगा क्या, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं ये हमारे ईयर को, वाटर को या फिर सॉइल को क्या करेंगी, पोल्यूट करेंगी। सो इन सिंपल वे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो ई वेस्ट इन शॉर्ट आप समझ सकते हो अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट। सो अभी आपने देखा अगर आप इनको ऐसे ही डिस्कार्ड करोगे, सो ये एयर को पॉल्यूट करेंगे, वाटर को, सॉइल को। नाउ इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, अब इम्पैक्ट देखेंगे हम। देखिए इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स लाइक सॉइल का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, ईयर का पोल्यूशन। ऑब्वियसली जब आप इनको ऐसे ही फेंकोगे, ऐसे ही डिस्कार्ड करोगे, ये आपकी सॉइल को, वाटर को, ईयर को, हर किसी चीज़ को पॉल्यूट करेंगे। फिर रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि इनमें आपने देखा टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब इन्वॉल्व होती हैं या फिर इंक्लूड होती हैं, किन में, ई वेस्ट के अंदर। आपने देखा कंपोनेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वॉल्व होती हैं। फिर अगर ये इन्वॉल्व होती हैं, ये हाईली टॉक्सिक हैं, अगर ये सॉइल में चली गई, फिर आपने वहाँ से मतलब जो क्रॉप्स वगैरह है वो ऑब्टेन किए, या फिर वाटर में चली गई या फिर ईयर में चली गई। सो जब आप ये सब चीज़ें जो हैं कंज्यूम करते हो, या फिर यहाँ से जो भी चीज़ें बेनिफिशियल हैं जब आप उनको कंज्यूम करते हो, सो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। फिर सो दे कैन इफ़ेक्ट ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इनमें ख़तरनाक डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर इवन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होकर करेगी, या फिर जो मेजर प्रॉब्लम या फिर मेजर काज इनके साथ रहता है या फिर मेजर इफेक्ट इनके साथ रहता है, दैट इज़ मेनली कैंसर। सो कैंसर्स जो हैं ये बेसिकली हाई लेवल पे आजकल आप देखते हो जा चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है दैट इज़ टोटली अ वेस्ट थिंग। सो हमने अपनी लाइफ को वेस्ट किया है बाई मतलब बाई नॉट प्रॉपरली डूइंग वट मतलब वी शुड डू, यानी कि अपने इन्वायरमेंट को क्या करना, क्लीन रखना, अच्छा फूड खाना। हम क्या करते हैं, हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ से मतलब जो भी मतलब गंदा खाना बचा हुआ होता है, मतलब हम मतलब क्या करते हैं, प्राउडली हम वो सब चीज़ें खाते हैं, मतलब जितना हो सके रेस्टोरेंट चीज़ें, या फिर मतलब घर से बाहर जो भी चीज़ें हैं, मतलब कहीं पे भी आप खा रहे हो, मतलब हाँ वीक में या फिर अगर मैं मंथ में एक बार खाऊँ, हाँ आप खा सकते हो कभी कभार, आप अगर आपका मन करे मंथ में या फिर एक दो बार आप खा सकते हो, बट मतलब डेली बेस पे ये सब चीज़ें कंज्यूम करना, सो इट ऑल इज़ लीडिंग अस टुवर्ड्स द डिफरेंट वेराइटी ऑफ कैंसर। सो ये हमें कैंसर की रेस में आगे ले रहा है। स्पेशली आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर डिवीज़न की अगर मैं बात करूं, कश्मीर डिवीज़न अब कैंसर में क्या है, कैंसर में लीड कर रहा है, बिकॉज ऑफ मतलब अनहेल्दी फूड्स या फिर अदर चीज़ें जो हैं, मतलब वो मतलब ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। उसमें से फूड हो गया, ये सब चीज़ें, या फिर मतलब अच्छे से अपने वेस्ट को क्या करना, अपने वेस्ट को अच्छे से मतलब प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्लानिंग में उनको मतलब ट्रीट नहीं करना। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो एज ए स्टूडेंट, एज एन एजुकेटेड पर्सन, सो ये सब चीज़ें आप रोक सकते हो अपने घर में। अपने पेरेंट्स को अवेयर करिए, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं
कहीं पे आ जाऊं एंड अगर मुझे दिखे कि हमारे अराउंड मतलब गंदी चीज़ें फेंकी हुई है, सो आई रियली फील बैड। सो मैं बाकियों को क्या करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें करें। मतलब पहले खुद से करता हूँ, फिर बाकियों को भी मेंशन करता रहता हूँ। या फिर आप कहीं पे पिकनिक चले गए, आप कहीं पे घूमने आउटिंग में गए, सो होता क्या है, आप लॉट्स ऑफ स्टॉप अपने साथ कैरी करते हो। सो वो सब जो चीज़ें हैं, खाने के बाद उनको कहीं पे भी आप फेंक के आते हो। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड कैरी प्लास्टिक बैग्स या फिर जो भी बैग्स आपके पास हो, फिर जो भी चीज़ें वेस्ट आपका बचा वहाँ से उसको लाएं, कहीं पे डंप करें, या फिर डस्टबिन होते हैं, डस्टबिन के अंदर फेंकें। सो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको ये हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। क्लियर? तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने अराउंड या फिर अपने साथ जो रिलेटेड लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे से यहाँ पे पढ़ रहे हो, सो इसका मतलब है कि आप मेरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो। गॉड ने आपको मेरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। सो मेरे पे ये फ़र्ज बनता है कि आपको सही चीज़ें बताऊं, आपको अच्छे से एजुकेट करूं, ताकि आप खाली एकेडमिकली नहीं, आप लाइफ के अंदर भी लोगों के लिए क्या बने, आप बेनिफिशियल बने। सो यही लाइफ का एम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी आप हाई लेवल पे जाओ, हाई लेवल जॉब एक्वायर करो, लास्ट पे आपको मरना ही है, किसी को यहाँ नहीं रहना है। सो एट द एंड डेथ आपको फाइंड करते ही वो आपको फाइंड ही करेगी। सो इसीलिए बेटर है कि जहाँ जितना भी टाइम आप स्पेंड करें यहाँ पे, अच्छे वे में स्पेंड करें, लोगों को बेनिफिट ही पहुँचाए। नेक्स्ट हमारे पास है ई वेस्ट मैनेजमेंट। सो अब ई वेस्ट को कैसे हम क्या करें, मैनेज करें। ई वेस्ट को हम कैसे अब क्या करें, मैनेज करें। सो ई वेस्ट आपने समझा, इन शॉर्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फिर यहाँ पे इनका सोर्स आपने देखा, सोर्स में क्या क्या आ जाती है, कहाँ से ये जनरेट होते हैं। सो हर जगह, सो जो भी एग्जांपल आपके माइंड में आए वाइल राइटिंग द पेपर, वो लिखना। फिर हार्मफुल कंपोनेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, ये इनके अंदर हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। फिर इफेक्ट या इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं है जिसको ये इम्पैक्ट ना करें, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे पास हैं। फिर अब है ई वेस्ट मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला कि ई वेस्ट्स जो हैं, ये हाईली टॉक्सिक हैं एंड सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है इनको डिस्पोज करने का, दैट इज़ इनकी रिसाइकलिंग करनी होती है। क्या करनी होती है, रिसाइकलिंग। नाउ ई वेस्ट मैनेजमेंट, आप ई वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो। देखिए, आपको 5 आर्स जो है वो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला आर जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज़ रिड्यूस। सो आपको क्या करना है, आपको इनका कम से कम यूज़ करना है। कम से कम ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मोबाइल नहीं चलाओगे, आप कंप्यूटर नहीं चलाओगे, आप वॉशिंग मशीन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो यूज़ नहीं करोगे। हाँ, आपको तब ही यूज़ करने हैं जब आपको लगेगा कि नेसेसरी मेरे लिए है। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोन चला रहे हो, क्लियर, अगर एक फ़ोन से आपका काम चल रहा है, आपको दूसरा फ़ोन बाई करने की क्या नीड है, क्लियर। अगर आपका काम टैब से चल रहा है, आपको लैपटॉप बाई करने की क्या नीड है। सो आपको अपनी नीड के हिसाब से जो है वो चीज़ें यूज़ करनी है। सो रिड्यूस यानी कि आपको लिमिटेड यूज़ रखना पड़ेगा। फिर रीयूज़, यूज़ और डोनेट वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल जो आईफोन वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी ब्रांड नया आता है, सो 1-2 महीने चलाया, फिर जब नया लॉन्च होता है, सो इसको ऐसे ही रखेंगे। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, सो इनको डोनेट करिए। जो भी आइटम्स आपके पास हैं, इनको क्या करें, डोनेट करें। क्लियर? सो दैट इज़ हमारे पास रीयूज, यानी कि उन लोगों को दें जो इनका काम ले सकते हैं, फर्दर काम इनसे ले सकते हैं। फिर रिपेयर डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग देम, यानी कि आपने कोई फ़ोन लाया या फिर कोई और मशीन लाई, वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ खराबी आई, आपने ऐसे ही फेंका। सो आपको क्या करना है, आप कहोगे कि मैं नहीं लाऊंगा। सो बेटर है कि इसी को क्या करें, इसी को रिपेयर करें। क्लियर? फिर रिसाइकल, सेंड ई वेस्ट टू एथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़। जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ होती हैं हर कंट्री में होती हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में होती हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको इनको वहीं पे बेचना चाहिए। फिर रिकवर वैल्यूएबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या फिर इनको आप जो हमारे पास सेटअप वगैरह होता है, जो भी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, वहाँ पे इनसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह जो है, इन सब चीज़ों को रिकवर किया जाता है। सो ये हमारे पास है ई वेस्ट मैनेजमेंट। सो पहले सिंपली रिड्यूस, यानी कि आपको सोचना है, आपको 100 टाइम सोचना है कि मैं ये चीज़ बाई करूँ कि नहीं बाई करूँ। फिर रीयूज़, जो भी आपके पास चीज़ है उसको क्या कराए,
उसको या तो डोनेट करें, किसी और को दें, या फिर मतलब रिपेयर करके उनको क्या करें, रीयूज़ करें। फिर रिसाइकल, आप इनसे क्या कर सकते हो, अदर आइटम्स क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर लास्ट पे रिकवर, आप जो गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह है वो इनसे रिसाइकल करते हो। नाउ दिस इज हमारे पास इंटीग्रेटेड ई वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे 5 Rs का ध्यान दिया जाता है। क्लियर। सो पहले रिड्यूस यानी कि थिंक बिफोर बाइंग, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं मतलब क्या मुझे ये सब चीज़ें अगेन यूज़ करनी पड़ेगी, क्या मेरे पास अगर एक दो फ़ोन पड़े हैं, क्या मुझे तीसरा फ़ोन लाने की नीड है। फिर रीयूज़, आपको रीयूज़ करना पड़ेगा या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, रिसाइकलिंग, जो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहाँ पे इनको ले जाना है। जो भी आपके पास वेस्ट मतलब डिस्कार्डेड मेटल्स पड़े हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़े हैं, ताकि इनको वहाँ पे रिसाइकल किया जाए। फिर फाइनली इनको लैब के अंदर इनसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर वो रिकवर किया जाए। सो ऐसे हमारे पास इंटीग्रेटेड ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ई वेस्ट। सो ई वेस्ट के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आप पूछ सकता है। वो सोर्स ऑफ ई वेस्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल कंपोनेंट्स क्या इन्वॉल्व हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, एंड कैसे आप मैनेजमेंट करोगे। सो 5 Rs का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मेजर जो चीज़ आपने देखी दैट इज़ आपको क्या करना है, आपको इनको रिसाइकल करना है। किनको रिसाइकल करना है, ई वेस्ट को। इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है अदर आइटम्स, सॉरी अदर टर्म्स। अदर टर्म्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि वेस्ट के रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड अदर टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं। देखिए, गार्बेज, मतलब गार्बेज भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो सॉलिड वेस्ट। एशेस, जो एशेस हमारे पास होते हैं दे आर आल्सो सॉलिड वेस्ट। रबिश, जो जंक, रबिश का हो, जंक का हो या फिर डिस्कार्डेड आइटम का हो, ये भी आपका सॉलिड वेस्ट है। नाउ देखिए अब डिफरेंस क्या है इनमें। गार्बेज की अगर हम बात करें, ये जो कचरा आपको यहाँ पे दिख रहा है गार्बेज, जो जनरली हमारे कहाँ से निकलता है, हमारे घर से निकलता है। इट इंक्लूड्स ऑल सॉर्ट ऑफ पिट्रिसेबल ऑर्गेनिक वेस्ट्स। पिट्रिसेबल मतलब जो डिकम्पोज हो सकता है। अच्छा, फ्रॉम किचन्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लाइक वेस्ट फूड आर्टिकल, यानी कि आपके घर से जो सब्जी के छिलके निकलते हैं या फिर उनकी जो कवरिंग वगैरह है वो सब चीज़ें, वेजिटेबल पीलिंग्स हो गया, फ्रूट पीलिंग्स हो गया। सो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, गार्बेज के अंदर। नाउ आई होप आप चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हो कि गार्बेज हमारे पास होता क्या है, व्हाट इज़ गार्बेज। सो गार्बेज में क्या आता है, इन शॉर्ट वो चीज़ें जो हमारे किचन से, यानी कि किचन वेस्ट, आप कहोगे सॉलिड वेस्ट जो किचन से निकलती हैं, क्लियर, आपके घर से जो निकलती हैं, वो मेनली स्पेशली किस टाइप की होनी चाहिए, पेट्रिसेबल यानी कि डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं गार्बेज के अंदर। नेक्स्ट है एशेस। एशेस आपको पता है कि इट इंक्लूड्स इन कम्बस्टेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फर्नेस या फिर हाउस या फिर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो चिमनी वगैरह हमारे पास है, या फिर आजकल आप देखते हो कि हमाम आपको हर घर में ऑलमोस्ट मिलेगा, क्लियर। सो वहाँ से जो बेसिकली इनकम्बस्टेबल वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास होता है दैट इज़ एशेस, क्लियर। सो वो जो एशेस हमारे पास होता है वो भी बेसिकली हमारा सॉलिड वेस्ट ही होता है। फिर रबिश, रबिश क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल नॉन पेट्रिसेबल, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं होगा, नॉन डिकम्पोजेबल। सो देखिए डिफरेंस क्या है गार्बेज एंड रबिश में। गार्बेज में क्या आ रहा था, पिट्रिसेबल, यानी कि जो चीज़ें डिकम्पोज होंगी या फिर डिग्रेड होंगी, डिकम्पोज या फिर डिग्रेड होंगी। अच्छा, सो ये सब चीज़ें आ रही थी गार्बेज के अंदर। रबिश के अंदर नॉन पिट्रिसेबल यानी कि नॉन डिकम्पोजेबल या फिर नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें, यानी कि इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक आएगा या फिर बाकी जो सॉलिड वेस्ट आप फेंकते हो वो सारा किस में आएगा, वो रबिश के अंदर आएगा। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम फेंकते हो वो सब चीज़ें भी किस में आएंगी, रबिश के अंदर। सो गार्बेज, एशेज एंड रबिश। अच्छा, इनकी डेंसिटी जो है ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, बस ये टर्म्स याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है काजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन या सॉलिड पोल्यूशन, क्लियर, यानी कि सॉइल पोल्यूशन या फिर सॉलिड पोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे आप लिखना सॉलिड पोल्यूशन, काजेज ऑफ सॉलिड पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉज हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल जो कॉज हमारे पास है दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना यूजेज ज़्यादा होगा, क्लियर, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना यूजेज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लोकेलिटी में आज से पहले मतलब वहाँ पे
आप ये मानिए 1000 लोग रहते थे आज से मतलब 10 ईयर्स पहले। आज अगर आप देखोगे वहाँ पे फॉर एग्जांपल 1200 होंगे। सो पॉपुलेशन बढ़ी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, आप चीज़ों का क्या करोगे, ओवर यूज़ करोगे। सो ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या होगा, ओवर यूज़ होगा चीज़ों का। फिर टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अच्छा, आप देखते थे आज से 30 साल पहले इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हायर लेवल पे, बट अब आप देखते हो इंटरनेट। सो इंटरनेट के कारण आप देखते हो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हर जगह आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ किया जा रहा है। सो आप देखोगे फिर जो ई वेस्ट हैं उनका क्या हो रहा है, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। फिर एफिलेंस क्या होता है, एफिलेंस मतलब चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं। क्लियर, चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं। आज से 15 साल पहले ज़्यादातर क्या किया जाता था, इन कीपैड फ़ोन्स को क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था, कीपैड फ़ोन्स। नाउ अब आप देखते हो एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन्स का कॉन्सेप्ट। सो ये सब चीज़ें जो हैं अब ये आउट ऑफ फैशन हो गई। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप आज की डेट पे ये फ़ोन यूज़ करोगे, नहीं। हाँ, अगर आप ये करोगे भी साइड में, बट एक एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही आपके पास। क्लियर। सो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको ये फ़ोन किसी काम नहीं आएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। सो आपको एंड्रॉयड फ़ोन लेना पड़ेगा। सो इसीलिए इन सब को आपने क्या किया, डिस्कार्ड किया या फिर फेंका। सो इसको हम कहते हैं एफुलेंस, यानी कि थ्रोइंग अवे आउट ऑफ फैशन थिंग्स। फिर लेक ऑफ नॉलेज, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, यानी कि कैसे हमें अपने वेस्ट को, जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको क्या करना है, मैनेज करना है। हम ऐसे ही जाहिलों की तरह चीज़ें जो हैं वो फेंकते हैं कहीं पे भी। हमने कुछ भी बाई किया शॉप से, अच्छा, फिर लगे हाथ हम क्या करते हैं, जो भी वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकला, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, उसको कहीं पे भी फेंकते हैं, रोड के ऊपर फेंक आते हैं या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक आते हैं। सो ये सब जो है हमें बेसिकली नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी एंड लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। एंड अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो आपको पहले अपने घर के अंदर, खुद के अंदर, पहले आपको खुद के अंदर चेंज लानी पड़ेगी। अपना रूम साफ रखना पड़ेगा, अपने अराउंड आपकी जो बालकनी है या फिर आपका आपके जो भी आपका कंपाउंड है आपके घर के इर्द गिर्द, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा। एक डस्टबिन बाहर रखिए, जो भी बाहर आप कुछ खाना खा रहे हो या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको उसमें डाला करें, सिंपल सी बात है। सो ये सब चीज़ें जो है ना, इनमें आप पहले खुद शुरुआत कर सकते हो, फिर आप लोगों को क्या कर सकते हो, लोगों को बेसिकली अवेयर करोगे। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पोल्यूटेंट्स। सॉलिड वेस्ट पोल्यूटेंट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, देखिए सॉलिड वेस्ट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास सेपरेट ऑफ रोडेंट रिलेटेड डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जा सकता है। रोडेंट रिलेटेड डिजीज़ लाइक हमारे पास डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, प्लग हो गया, ये जल्दी फैलते हैं। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ऐसे ही क्या किया, डंपिंग की, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर फिगर में, आपको इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है कैसे डंपिंग की गई है, ऐसे ही डंपिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो कल को होगा क्या, कल को फॉर एग्जांपल बारिश पड़ी, ये जो ड्रेन आपको दिख रही है जिसमें सॉलिड वेस्ट की क्लॉगिंग हुई है, सो ये नियर बाय वाटर बॉडी में चला जाएगा। आप वो पानी पियोगे, आप डायरिया हो जाओगे, डिसेंट्री, कॉलरा, प्लग फैलेगा। सो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो अभी हम देख रहे हैं इफेक्ट। सो सॉलिड वेस्ट पोल्यूटेंट्स के क्या क्या इफेक्ट हैं। सो रोडेंट रिलेटेड डिजीज जो है ये कॉमन हो जाती हैं उन एरियाज में। फिर क्रॉप्स एंड वाटर सप्लाईज में रिजल्ट इन लार्ज स्केल एपिडेमिक्स। जो क्रॉप्स हमारे पास हैं एंड वाटर सप्लाईज, अभी जो मैं कह रहा था, जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ हैं उनमें बेसिकली ये कंटेमिनेशन चला जाएगा, या फिर जो क्रॉप्स आप कंज्यूम करोगे, क्योंकि यहाँ से जो पानी है ना ये आपके क्रॉप में चला जाएगा, फिर इसमें अगर टॉक्सिक्स होंगे वो टॉक्सिक्स क्रॉप के अंदर चले जाएंगे, फिर हम क्रॉप को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सो हाई लेवल पे बीमारियाँ फैलेंगी। फिर वेस्ट में चेक ड्रेन्स, यहाँ पे चेक नहीं है, क्लॉग, यहाँ पे लिखना क्लॉग, वेस्टेज में क्लॉग, CLOG, वेस्टेज जो है वो क्लॉग, क्लॉग मतलब आप ये मानिए ब्लॉक, जैसे ब्लॉक होता है, या फिर चोक, यहाँ पे चोक भी चलेगा, वेस्टेज में चोक, चोक कहिए या फिर क्लॉग कहिए, चोक।
सो वेस्ट में चोक, चोक मतलब अगर यहाँ से ड्रेन हमारे पास है, ड्रेन में क्या होगा, इसमें चोकिंग होगी, यानी कि आगे पानी चलेगा ही नहीं, क्लियर। अच्छा, या फिर इसमें क्लॉगिंग होगी, क्लियर, यानी कि इसमें ब्लॉकेज होगा, ऐसे आप बताइए। चोकिंग, क्लॉगिंग, ब्लॉकिंग, वन एंड द सेम थिंग। सो वेस्ट में चोक ड्रेन्स, जो ड्रेन्स होंगी उनमें चोकिंग होगी, या फिर गलीज या फिर पिट्स रिजल्टिंग इन वाटर लॉगिंग। सो जब चोकिंग होगी सो यहाँ पे जो भी बारिश पड़ेगा सो यहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी। जब वाटर लॉगिंग होगी यहाँ से क्या होगा, जो फ्लाइज वगैरह हैं वो उठेंगे, मतलब मॉस्किटो ब्रीडिंग ज़्यादा होगी, मलेरिया का खतरा होगा, डेंगू का खतरा होगा। सो मलेरिया डेंगू जो है ना, ये इन्हीं चीज़ों से फिर फैलता है, क्लियर। कहीं पे भी वाटर लॉगिंग हुई एंड वाटर लॉगिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे पानी जमा हुआ, अच्छा होगा क्या, मॉस्किटो ब्रीडिंग यहाँ पे होगी, यहाँ से ढेर सारी फ्लाइज वगैरह उठेंगी, फिर हमारे घर में आएंगी, हमें काटेंगी, खाने पे बैठेंगी। सो मलेरिया डेंगू वगैरह ये फैल जाता है। फिर स्प्रेड बैड ऑर्डर गैसेस। सो आप देख सकते हो, जब भी आप किसी डस्टबिन के अराउंड वॉक करते हो, आप क्या करते हो, अपनी नोज़ को ब्लॉक करते हो, क्लियर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैड ऑर्डर गैसेस रिलीज होते हैं, लाइक H2S हो गया, NH3 हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। फिर सिट्रे एनिमल्स की अगर हम बात करें, आप देखते हो कि इंडिया में अब मतलब अभी कुछ डेटा आया था, आई एम नॉट प्रॉपरली रिमेम्बरिंग इट, कि मतलब अभी जो सिट्रे डॉग्स हैं, इनके कारण जो डेथ्स हैं इंडिया के अंदर, वो शायद 15 to 20% बढ़ गई हैं। यानी कि सिट्रे डॉग्स जो हैं ये बेसिकली फीड करते हैं, मतलब ऐसे ही आपने कहीं पे कचरा फेंका, फिर होगा क्या, जो डॉग्स हैं, सिट्रे डॉग्स हैं, ये आएंगे यहाँ से कुछ अपने लिए ढूंढेंगे, फिर यहाँ से भी जो भी नियर बाई पीपल होंगे जो यहाँ से पास करेंगे, स्पेशली बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ये उनको काटते हैं। सो सिट्रे एनिमल्स जो हैं यहाँ से काफ़ी सारे उठते हैं, या फिर अदर जो भी बाकी चीज़ें हैं, या फिर अदर एनिमल्स जो हैं वो यहाँ से बेसिकली उनका यहाँ से प्रोडक्शन होता है। सो ऐसे आप समझ सकते हो कि सॉलिड वेस्ट पोल्यूटेंट्स कितने हार्मफुल हैं हर वे में हमारे लिए, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ डेली लिविंग, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स वगैरह। सो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट करती हैं। एंड आज आप देखते हो मतलब हर जगह, मतलब स्पेशली अगर मैं कश्मीर की ही बात करूं, पहले मतलब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, मतलब जो पिक्चर्स हम देखते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कितना मतलब क्लीन रहता था, बट आज आप देखोगे कहीं पे भी ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी, आपको ऐसा दिखेगा, मतलब मन ही नहीं करता है, क्लियर। स्पेशली अगर हम सिटीज़ की बात करें या फिर जो टाउन्स वगैरह की बात करें, गांव वगैरह में तो अभी भी मतलब फ़िलहाल मतलब ठीक ठाक है, मतलब अगर हम पोल्यूशन की मतलब बात करें उतना मतलब हाई लेवल पे नहीं है, बट जहाँ पे भी लार्ज पॉपुलेशन गैदर होती है वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। इसलिए प्रॉपर नॉलेज हमें होनी चाहिए, प्रॉपर मतलब वे में हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे ही नहीं मतलब चीज़ें हमने उठाई कहीं पर भी फेंक दी। एक कम्युनिटी डस्टबिन होता है, जब आप सिटी में रहते हो, आप मतलब जो भी वेस्ट आपके रूम से निकल रहा है उसको जाके डस्टबिन में फेंक के आए, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ध्यान दीजिए हम किन की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ना कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। सो आपको पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि हमारी लोकेलिटी के अंदर, हमारे घर में, हमारे अराउंड, ऑफिस के अंदर जो अभी चीज़ें आपने देखी, इनका आप क्या करोगे, इनका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्लियर, इनको आप कैसे मैनेज करोगे। देखिए, नोट फॉर मैनेजमेंट वी स्ट्रेस ऑन 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स। हम 3 आर या 4 आर के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस करते हैं। 3 आर में क्या क्या आ जाता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सो ये आपके 3 आर में आ जाता है। अगर आपसे कहे व्हाट इज़ 3 आर, सो आप कहोगे 3 आर में पहला आर जो है इट इज़ रिड्यूस, दूसरा आर यानी कि आपसे ऐसे कहेगा कि 3 आर क्या होता है, या फिर ऐसे बोलेगा 3 आर। 3 आर में जो पहला आर है इट इज़ रिड्यूस, दूसरा आर जो है इट इज़ रीयूज़, तीसरा आर जो है इट इज़ रिसाइकल। अगर कहे 4 आर, सो इसमें आप क्या ऐड करोगे, रिफ्यूज़ ऐड करोगे। नाउ देखिए मीनिंग क्या है, रिड्यूस। अभी भी हमने इसकी बात की जब हम ई वेस्ट को पढ़ रहे थे। रिड्यूस में क्या आएगा, रिड्यूसिंग डिमांड, यानी कि आपको डिमांड जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। लेस पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बताऊंगा, आप मतलब शॉप पे जा रहे हो, शॉपकीपर जो है, आपने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 आइटम्स आपने क्या किए, बाई किए, एंड ये आपको अलग अलग 5 आइटम्स के लिए क्या दे रहा है, ये आपको प्लास्टिक के बैग दे रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बैग्स के बजाय आपको एक बड़ा बैग लेना पड़ेगा, क्लियर, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये जो 5
5 बैग आप यूज़ कर रहे थे उनके बजाय आप एक ही यूज़ करो, ऐसे मतलब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग डिमांड। सो जहाँ पे आप 5 प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आपने एक ही अब यूज़ किया। सो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग डिमांड। लेस पैकेजिंग इसी में आएगा, या फिर रिडक्शन इन यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि आपको वो चीज़ें कम यूज़ करनी पड़ेगी जो आपको लग रहा है कि ये हमारे से मैनेज नहीं हो रही है, क्लियर, कम से कम यूज़ उनको करना पड़ेगा या फिर अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। फिर रीयूज़, आपको रीयूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आपने कोई कंटेनर, मतलब आपने कोई कंटेनर क्या किया, आपने कोई कंटेनर परचेज किया, क्लियर, कंटेनर मतलब ऑयल कंटेनर। फॉर एग्जांपल ये जो ऑयल कंटेनर है जो आपने परचेज किया, इस ऑयल कंटेनर को आप रीयूज़ कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, किसके लिए, पानी स्टोर करने के लिए या फिर मतलब पौधों को पानी देने के लिए, क्लियर। आपको अलग से मतलब कोई और जार लाने की नीड नहीं है, आप इसी में पानी पौधों को दे सकते हो, या फिर इसमें कुछ जो सॉलिड चीज़ें हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। सो ऐसे होता है रीयूज़। फिर रिसाइकल, ग्लास बोतल, बैक्टीरिया कैन्स वगैरह। सो हमारे पास हमें क्या करना है, गिलास बोतल हो गए, अच्छा, या फिर कैन्स वगैरह हो गए, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें रिसाइकल करना है। फिर रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ जो हमारे पास होता है, इट इज़ अ रेडिकल चॉइस। रेडिकल चॉइस मतलब ये आप तक है, ये एक इंडिविजुअल तक होता है, ये एक इंडिविजुअल तक होता है कि आप बेसिकली किसी चीज़ का यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, इसको कहते हैं हम रिफ्यूज़। सो रिफ्यूज़ मतलब ये एक पर्सन तक होता है, इसीलिए ये 3 आवर्स में नहीं आता है क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। रिफ्यूज़ मतलब आप इनकार कर रहे हो किसी चीज़ का यूज़ करने से, सो ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल से समझाऊंगा, मतलब मैं मतलब दुकानदार से या फिर शॉपकीपर से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक नहीं लूँगा, क्लियर। सो मैं उससे प्लास्टिक बैग नहीं लूँगा, कोई और होगा वो लेगा, सो उसकी मर्जी है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल चॉइस। सो रिफ्यूज़ करना या फिर रिजेक्ट करना, सो ये एक क्या होती है, रेडिकल चॉइस होती है। सो इसीलिए ये 3 आवर्स के अंदर नहीं आता है। 3 आर तो मस्ट है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बट 4th आर जो है इट इज़ बेसिकली ए चॉइस, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो बोल रहा था मैं, आपके घर में मतलब आपके पास ऑलरेडी 2-3 फ़ोन पड़े हैं, आपने चौथा फ़ोन बाई किया, क्लियर। सो अगर मेरे पास एक फ़ोन होगा, मतलब एक फ़ोन से काम बनेगा, मेरे लिए एनफ है उतना, क्लियर। सो ये जो है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर। सो आर्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। नाउ अब हम देखते हैं इसमें स्टेप्स, मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या स्टेप हमारे पास हैं। देखिए कैसे आप मैनेज करोगे सॉलिड वेस्ट को, पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप समझोगे कि वेस्ट कैसे जनरेट होता है, फिर इन वेस्ट का ट्रीटमेंट या फिर ये वेस्ट किधर लिए जाते हैं, क्या होता है इनके साथ। देखिए पहला जो स्टेप हमारे पास होता है दैट इज़ जनरेशन। जनरेशन मतलब यानी कि जन्म होना किनका, सॉलिड वेस्ट का। मतलब कैसे होगा, आपने घर में खाना पकाया, सो इसके लिए आपको मतलब चीज़ें चाहिए, आपने मार्केट से चीज़ें लाई होंगी, या फिर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा, ऑफिस में आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो। सो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जब आप काम करोगे, क्योंकि ह्यूमन्स हम हैं, हमें नीड है चीज़ों की, सो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से जनरेशन होगा किनका, सॉलिड वेस्ट का। सो आपके घर में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, कहीं पर भी क्या होगा, अब सॉलिड वेस्ट का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी कि इनका जनरेशन हुआ। सो वेस्ट हमारे पास क्या हुई है, जनरेट हुई है। सो पहला जो स्टेप हमारे पास है मैनेजमेंट के अंदर दैट इज जनरेशन। सो पहले क्या होगा, जनरेशन होगा सॉलिड वेस्ट का। अब देखिए सो कचरा क्या है, प्रोड्यूस हुआ। अब इसको क्या करना है, इस कचरे को हमें क्या करना है, कहीं पे ऑफिस में, स्कूल में, घर में, जहाँ भी आप हो, हॉस्पिटल में, अब इसको स्टोर एंड सेग्रीगेट करना है। पहले इसको क्या करना है, कहीं पे स्टोर करना है, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी आपने फेंका, मतलब कहीं पे भी आप फेंक के आ रहे हो, नहीं, आपको एक प्रॉपर जगह इसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि इन शॉर्ट डस्टबिन्स का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। फिर स्टोर करने के साथ साथ आपको सेग्रीगेशन यानी कि आपको सेपरेशन करना पड़ेगा। मतलब आप देखते हो हॉस्पिटल आपने विजिट किया होगा या फिर किसी पब्लिक पार्क में आपने विजिट किया होगा, वहाँ पे अलग अलग कलर के डस्टबिन आपने देखे होंगे। सो इसको कहते हैं हम सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन। यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी डस्टबिन में मुझे क्या डालना है, कौन सी डस्टबिन के अंदर क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ डालनी है, कलर कोडिंग यहाँ पे लगी होती है। अच्छा, वाइट डस्टबिन की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको सिरेंज, नीडल, ब्लेड यानी कि शार्प वेस्ट्स जो हैं वो डालने हैं। ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, ग्रीन में आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स डालने हैं। ब्लैक की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको हजार्ड्स, नॉन रिसाइकेबल, लाइक मतलब जो ई वेस्ट्स हमारे पास हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, अच्छा चार्जर, लैपटॉप,
उनके प्रोडक्ट्स या फिर बैटरी वगैरह वो इसमें आपको डालने हैं। ब्लू में ड्राई रिसाइकेबल आपको डालने हैं, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। अच्छा, येलो में क्या आपको करना है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि कहीं से आपने ह्यूमन वेस्ट उठाया, एनिमल वेस्ट उठाया, वो आपको येलो डस्टबिन में डालना है। रेड के अंदर क्या करना है, जो हाईली इन्फेक्शस या फिर हाईली टॉक्सिक वेस्टेज होते हैं उनको रेड के अंदर डालना होता है। क्लियर? सो ऐसे होता है सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज। सो स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन आपको एट ए टाइम करना है। सो आपने क्या किया, जो भी वेस्ट आपके घर में मतलब जनरेट हो रहा था, आप इसको डस्टबिन के अंदर क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। घर में तो हम एक ही डस्टबिन यूज़ करते हैं, बट जहाँ पे ढेर सारे लोग, यानी कि पब्लिक प्लेस पे लाइक हॉस्पिटल हो गया या फिर इंडस्ट्रीज हो गई या फिर पब्लिक पार्क्स हो गई, ऑफिस हो गए, वहाँ पे आपको मल्टी कलर डस्टबिन मिलेंगी। सो आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन। सो पहला स्टेप क्या था, जनरेशन, यानी कि सॉलिड वेस्ट तो जनरेट होंगी ही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ढेर सारा वेस्ट जनरेट होगा। अब उसके बाद क्या करना है, उस वेस्ट को स्टोर करना है आपको। सो इट कम्स अंडर स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन। सो सेपरेशन और सेग्रीगेशन इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्राइटेरिया। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बताइए मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्राइटेरिया इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा होता है, यही होता है। आपको अलग अलग करना है वेस्ट को। फिर सेपरेट डस्टबिन दैट इज स्टोर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट इन डिफरेंट डस्टबिन। सो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि कौन सी डस्टबिन में आपको क्या लगाना है। अच्छा, वाइट डस्टबिन जो आपके पास है, इसमें आप शार्प मेटल्स क्या करोगे, डंप करोगे, लाइक सिरेंज, नीडल्स, यानी कि स्पेशली शार्प बायोमेडिकल वेस्ट। सिरेंज आपके पास है, नीडल है, ब्लेड है, इसमें आप छोड़ के आओगे। ग्रीन में आप क्या करोगे, वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पेपर, फूड वेस्ट, वेजिटेबल, वो इसमें आप डाल के आओगे। ब्लैक में आप क्या करोगे, हजार्ड्स और नॉन रिसाइकेबल वेस्ट, जो रिसाइकेबल अच्छे से नहीं होता, या फिर नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट लाइक ई वेस्ट, वो आप इसमें डंप करके आओगे। एंड जो ब्लैक डस्टबिन है, यहाँ से जो डंप आप कर रहे हो उसको आप फिर बाद में उसको आपको क्या करना है, उसको कहीं पे बरी करना है, यानी कि ग्राउंड के अंदर उसको बरी करना है या फिर लैंड फिलिंग करनी है। क्लियर? ये आप आगे पढ़ोगे। फिर ब्लू की अगर मैं बात करूं, ब्लू डस्टबिन ड्राई रिसाइकेबल चीज़ें जो आपके पास होंगी, प्लास्टिक, पेपर, गिलास, मेटल, इनको आप क्या करोगे, ऑटोक्लेविंग करोगे या फिर माइक्रोवेविंग, यानी कि इनकी मतलब एक टाइप से हीट ट्रीटमेंट आप करोगे या फिर श्रेडिंग करोगे, उनको तोड़ोगे। येलो की अगर मैं बात करूं, येलो डर्टी फैलो, सो इसमें आप इन शॉर्ट याद रखोगे ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इसमें आप डालोगे। क्लियर? सो इसके बाद आप इनकी इंसिनरेशन, बर्निंग कर सकते हो या फिर बरी कहीं पे डंप कर सकते हो। फिर लास्ट पे रेड डस्टबिन के अंदर आप क्या डालोगे, इन्फेक्शस रिसाइकेबल, यूरिन बैग, ग्लव्स हो गया, यानी कि डॉक्टर कहीं किसी मतलब पेशेंट को सर्जरी करके निकला, अच्छा उसके ग्लव्स जो हैं या फिर यूरिन बैग पेशेंट का, वो सब चीज़ें इनमें डालनी होती है। एंड फिर उनमें आप अगेन क्या कर सकते हो, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। सो ये हमारे पास हो गया स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन, दूसरा स्टेप। सो पहला स्टेप क्या था, मैनेजमेंट के अंदर जनरेशन, दूसरा है स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन। नाउ थर्ड वन जो हमारे पास है दैट इज कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने अपने घर में डस्टबिन यूज़ की, किसके लिए, आपने डस्टबिन यूज़ की स्टोरेज के लिए, या फिर अलग अलग 2-3 डस्टबिन आपने यूज़ की स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, क्या आप आओगे रोड पे डस्टबिन फेंकोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप जिस एरिया में रहते होंगे वहाँ पे एक कम्युनिटी डस्टबिन होगा। क्लियर? सो उस डस्टबिन में आप चीज़ें फेंक के आओगे। सो यहाँ पे आप चीज़ें क्या करके आओगे, चीज़ें फेंक के आओगे। सो अलग अलग लोग अलग अलग घर से, अलग अलग कॉलोनी से यहाँ पे आएंगे, चीज़ें डंप करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली कलेक्शन, मतलब इसके बाद बेसिकली यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी, जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट होगा उनकी गाड़ियाँ आएंगी, वो इसको कलेक्ट करके ले जाएंगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। सो यहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर रहे हो, फिर यहाँ से इनको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जैसे ये गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। क्लियर? सो ये क्या करके जाता है, ये कलेक्ट करके जाता है वेस्ट आपके घर से। सो कलेक्शन, कम्युनिटी स्टोरेज यूनिट, आपके पास कम्युनिटी स्टोरेज यूनिट होंगे ऑन या फिर करब साइड कलेक्शन, यानी कि या फिर रोड के बगल में। सो बेस्ट वे ऑफ कलेक्शन इज म्यूनिसिपल ट्रक्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्म हाउस। सो यहाँ से क्या आएंगी, ये म्यूनिसिपल ट्रक्स आएंगी, ये इनसे वेस्ट उठाकर क्या करेंगी, लेके जाएंगी। सो इसको हम कहते हैं कलेक्शन। सो फोर्थ स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन में फिर यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, इसको कलेक्ट करके कहीं दूर ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगी। क्लियर? यानी कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूर इनको लेके जाएंगी, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, जहाँ पे हमारे पास लैंडफिल साइट हो। सो पहले इनको किधर लिया जाता है, एक लैंडफिल साइट के अंदर लिया जाता है। सो यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर? सो
ये आपको ऐसे दिखेगा लैंडफिल साइट, देखिए ऐसे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, क्लियर। सो ऐसे आपको क्या दिखेगा, लैंडफिल साइट। एंड ये शहर से क्या किया जाता है, शहर से बिल्कुल दूर बनाया जाता है, क्लियर। ये शहर से जो सैनिटरी लैंडफिलिंग हमारे पास होती है, ये शहर से दूर बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप छोड़ के आए, इसको ट्रांसपोर्ट करके आए। अच्छा, जो आपने कहाँ से कलेक्ट किया, डस्टबिन्स वगैरह से। फिर यहाँ पे आप इसकी कंप्रेसिंग कर सकते हो ताकि जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग होगी। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट इज़ की वे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। अच्छा, प्रोसेसिंग में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चीज़ें अलग अलग करोगे। फॉर एग्जांपल कोई मतलब प्लास्टिक चीज़ है उसको अलग करोगे, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रीयूज़ करोगे उसको अलग करोगे, क्लियर। फिर यहाँ पे लोग आएंगे, सो इन वेस्ट को मतलब जो भी मतलब डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होंगे, क्लियर। सो ये लोग आएंगे, इनको क्या करेंगे, ये इनको अलग अलग करेंगे, क्लियर। सो रिसाइकल और सॉलिड वेस्ट आर सेपरेटेड, क्योंकि जो चीज़ें रिसाइकल होनी है उनको ये वापस ले जाएंगे किसी मतलब जो भी रिसाइकलिंग यूनिट होगा वहाँ से रिसाइकल करेंगे। इनको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो ऐसे फिर चीज़ें होती हैं, फिर चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो चीज़ें आपने क्या की, आपने चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो वो जो रिसाइकल होंगी या फिर जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो, सो उनको आप अलग उठाओगे। एंड वो चीज़ें जिनको आपको क्या करना है, फाइनल ट्रीटमेंट देना है, उनको आप क्या करोगे, अलग करोगे। एंड फाइनली उनका क्या करोगे, डिस्पोजल करोगे। दिस सॉलिड विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इज डिस्पोज्ड आप, यानी कि जो यहाँ से रिसाइकल नहीं होगा उसको आप डिस्पोज आप करोगे। डिपेंड करेगा हमारे पास कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें रिसाइकल होनी है उनको रिसाइकलिंग यूनिट के अंदर लिया जाएगा। सो दी सॉलिड वेस्ट विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड आर डिस्पोज्ड ऑफ, उनको हम क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट के अंदर जो हमें देखना है आगे जाकर कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले जनरेशन, वेस्ट का जनरेट हुआ, वेस्ट हमारे घर में जनरेट हुई, फिर हमने इनको स्टोर किया या फिर अलग अलग इनको सेग्रीगेट किया, फिर इनको हम लेके जाएंगे किधर, मतलब जो कम्युनिटी डस्टबिन होगा उधर फेंक के आएंगे, या फिर मतलब जो मतलब कलेक्शन ट्रक्स वगैरह हैं वो इनको उठा के ले जाएंगे। किधर लेके जाएंगे, जो लैंडफिल साइट होगी जो शहर से दूर होती है। फिर यहाँ पे ट्रक्स इनको क्या करके आएंगी, डंप करके आएंगी। इसके बाद क्या होगी, प्रोसेसिंग स्टार्ट। यहाँ पे जो यहाँ पे एम्प्लॉई होंगे वो प्रोसेसिंग का काम करेंगे, यानी कि जो चीज़ें डिस्पोज ऑफ करनी है जो नॉन रिसाइकेबल होंगी उनको अलग करेंगे, जो रिसाइकेबल होंगी उनको अलग करेंगे, जो रिसाइकेबल होंगी उनको वापस लिया जाएगा, जो नॉन रिसाइकेबल होंगी उनको क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अंडर डिफरेंट मेथड, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है अब मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। सो आपको चीज़ें मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। देखिए पहला जो मेथड आपके सिलेबस में है दैट इज़ सैनिटरी लैंडफिलिंग। इसके बाद आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ कंपोस्टिंग। देन कंपोस्टिंग के बाद आपके सिलेबस में क्या है, इंसिनरेशन। देन क्या है, देन है पायरोलिसिस। बट साथ में आपको क्या करना है, कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको पढ़नी है लाइक वर्मी कंपोस्टिंग। ये आपके बोर्ड में पूछ लेता है क्योंकि पेपर का एक्सपीरियंस हमें है। जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड के हिसाब से मैं चीज़ें करा रहा हूँ आपको ताकि आपको फुल्ली मार्क्स मिले। नाउ देखिए सैनिटरी लैंडफिलिंग। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। सो ये गाड़ियाँ क्या हैं, ये अलग अलग मतलब एक सिटी हमारे पास होती है, सिटी के अलग अलग एरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं श्रीनगर की बात करूँ, अगर मैं श्रीनगर सिटी की बात करूँ, श्रीनगर सिटी को मैं अगर अलग अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं परेपोरा साइड को यहाँ पे लिखूँ, परेपोरा साइड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बिमना साइड, ये हमारे पास है डलगेट साइड, ये हमारे पास है मतलब शहरी खास यानी कि डाउन टाउन साइड। सो होता क्या है, अलग अलग एरियाज से क्या किया जाता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग ट्रक्स जाएंगी या फिर अलग अलग गाड़ियां जाएंगी, क्या करने के लिए, ये वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, क्लियर। सो जब ये गाड़ियां वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए जाएंगी, फिर ये इसको कहाँ पे लेके जाएंगी, एक लैंड फिलिंग साइट पे क्या करेंगी, लेके जाएंगी। लैंड फिलिंग साइट पे ये क्या क्या करेंगे, इनको लेके जाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूं सोवरा हमारे पास हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन दैट इज़ नौगाम साइड। हाँ,
नौगाम साइड में आपको लैंडफिल मिलेगी, या फिर सौरा साइड जो आंचार लेक वगैरह है वहाँ से आपको क्या मिलेगी, लैंडफिल साइट मिलेगी। सो होता क्या है, इन एरियाज से या फिर यहाँ से भी इन एरियाज से क्या किया जाएगा, अलग अलग गाड़ियाँ आएंगी, ट्रक्स आएंगी, यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाएंगी, फिर यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे इसको डंप करके जाएंगी। फिर देखिए ये यहाँ पे डंपिंग हो रही है, ये गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी। फिर अब जब यहाँ पे डंपिंग होगा उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, जो अभी आपने देखा। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि लैंडफिल के अंदर डिटेलड वे में क्या होता है। देखिए पहली बात तो जहाँ पे आपको लैंडफिल बनाना है, जिस एरिया में आपको लैंडफिल बनाना है, आपको क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना है अगर आपको कहीं पे लैंडफिल बनाना है। पहली बात तो ये लैंडफिल जो है ये आपको शहर से थोड़ा मतलब अलग एरिया में बनाना पड़ेगा, क्लियर, यानी कि जो पॉपुलेटेड एरिया है पॉपुलेटेड एरिया से आपको दूर बनाना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट जो हमारे पास एयरपोर्ट का एरिया होता है, अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, एयरपोर्ट से कम 20 किलोमीटर, आपको ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कभी कभार, अगर आप याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो। एयरपोर्ट से कम कितना दूर हमें लैंडफिल साइट को बनाना होता है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग, दैट इज आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसके अंदर आ जाता है ये सारी चीज़ें, क्लियर, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो अभी। सो बेसिकली ये जो लैंडफिल साइट होती है ये हमें 20 किलोमीटर दूर, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से, यानी कि जहाँ पे एयरपोर्ट होगा उस एरिया से कम 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए लैंडफिल साइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो लैंडफिल साइट्स जो है, यहाँ पे आप देखोगे क्रोज जो होते हैं, क्लियर, यानी कि क्रोज हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना, क्रोज स्पेशली क्रोज हो गए, ईगल हो गए, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंटली उड़ते हैं, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंटली उड़ते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा 2025 जून में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा जून 2025 में क्या हुआ था, जो एयर इंडिया का बोइंग एरोप्लेन हमारे पास था अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूं, जब वो उड़ा था कुछ ही मतलब आफ्टर मतलब ऑफ टेकिंग के कुछ ही मिनट्स के बाद, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स या फिर इवन विद इन फ्यू सेकंड्स, उसका क्या हुआ था, क्रैश हुआ था, अगर आपको याद होगा। मतलब उसमें मेजॉरिटी, शायद उसमें एक बंदा बचा था, बाकी सारे उसमें मर गए थे, अगर आपको याद होगा। बेसिक रीज़न वहाँ पे उसका ये भी आया था कि वो जो वहाँ पे मतलब एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट को बेसिकली एक लैंडफिल साइट के नियर कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि ये जो लैंडफिल साइट है फॉर एग्जांपल, इसके नियर बाय में एयरपोर्ट क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। जब यहाँ से मतलब टेक ऑफ होता है, फ्लाइट टेक ऑफ होती है, सो जो क्रो है या फिर ईगल वगैरह है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो पायलट होता है या फिर उसका जो ट्रैवल पाथ होता है उसको बेसिकली इम्पैक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो पायलट था उसने बैलेंस खो दिया एंड यहाँ पे ढेर सारे लोगों की डेथ हुई। सो ये फैक्टर्स हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने होते हैं, मतलब कि हमें कहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखिए पहले हमें देखना है अवेलेबल लैंड एरिया, हमारे पास लैंड एरिया किधर है, कहाँ है, कितना है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे पास है, सॉइल कंडीशन कैसी है। अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे सॉइल जो है इट इज़ हाईली पोरस, क्योंकि अगर सॉइल हाईली पोरस होगी, क्योंकि ये जो वेस्ट हैं यहाँ से कल को डिफरेंट टॉक्सिक्स निकलेंगे, वो सॉइल के अंदर इंटर करेंगे, इनका ध्यान रखना है। हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन, क्या ये फ्लड एरिया है, फ्लड एरिया मत है, अगर फ्लड एरिया होगा बिल्कुल हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान हम रखेंगे। टोपोग्राफी कैसी है, वही मतलब डिप्रेशन है कि ये कोई पीक एरिया है, मोटेनियस एरिया है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, ये शहर से मतलब कितना दूरी पे हमारे पास है, क्या ट्रांसपोर्ट वहाँ पे इजीली एक्सेस हो सकता है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वाइल डिज़ाइनिंग ए लैंडफिल साइट, ऐसे ही चीज़ें नहीं होती हैं। फिर इसके बाद इट मे बी क्लासिफाइड एज ट्रंच या एरिया या डिप्रेशन मेथड। सो ट्रंच या डिप्रेशन एक ही है, साथ में एरिया, यानी कि हम एरिया को कंसीडर करें या फिर हम क्या करें, एक डिप्रेशन को कंसीडर करें, या तो हम डिप्रेशन को कंसीडर करेंगे या तो बड़े एरिया को कंसीडर करेंगे। अच्छा, द रिफ्यूज इज डिस्पोज्ड एंड कंपैक्टेड इन लेयर्स अंटिल द थिकनेस ऑफ कंपैक्टेड लेयर रीच हाइट वेरिंग 2 to 3 मीटर। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक लैंडफिल साइट, यहाँ पे ऐसे क्या की गई है, डंपिंग की गई है, किसकी, सॉलिड वेस्ट की। यहाँ पे पहले इनिशियली क्या किया जाता है, जब आप यहाँ पे लैंडफिल साइट बनाते हो, जैसे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे आपको देखिए, नीचे आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट जैसी
जैसा आपको दिख रहा है। सो नीचे क्या किया जाता है, नीचे जैसे ही यहाँ पे साइड बनाई जाती है इसको अंदर खोदा जाता है। सो फिर नीचे यहाँ पे प्लास्टिक शीट वगैरह लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि यहाँ से जो मॉइस्चर निकले, वाटर निकले, जो डेंजरस होता है वो सॉइल के अंदर पिनिट्रेट ना करें। हमें कोशिश करनी है जो नीचे हमारी बेस है उसको वाटर प्रूफ बनाना है। इन शॉर्ट हमें उसको क्या बनाना है, वाटर प्रूफ। सो पहले सबसे पहले ये काम किया जाता है। क्लियर। सो पहले एक ऐसे मेम्ब्रेन बिछाया जाएगा सॉयल के ऊपर, जिसको आपने खोदा है उसके ऊपर पहले आप मेम्ब्रेन बिछाओगे। फिर इसके बाद पाइप्स वगैरह भी आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट जनरेट होगा उसको भी आपको ट्रीट करना है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप डंपिंग स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, डंपिंग स्टार्ट करोगे। एंड डंपिंग जो होती है, देखिएगा डंपिंग 2 से 3 मीटर की लेयर में की जाती है, कंपैक्टेड। एंड इसको ऊपर से कंपैक्ट यानी कि इसके ऊपर जेसीबीज वगैरह जो रोलर्स हैं वो चलाए जाते हैं यहाँ पे, ताकि ये दब जाए, अच्छे से दब जाए। फिर दबने के बाद क्या किया जाता है, ऊपर सॉइल की एक छोटी सी लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि आप देख रहे हो, जो कि 0.15 टू 0.3 मीटर की लेयर होती है। सो इसको ऊपर से हम एक लेयर चढ़ाएंगे। फिर उस लेयर के बाद अगेन हम सॉलिड वेस्ट को बिछाएंगे। फिर ऊपर से हम एक लेयर चढ़ाएंगे 0.15 मीटर की। फिर ऊपर से हम क्या करेंगे, अगेन सॉलिड वेस्ट की लेयर चढ़ाएंगे। ऐसे ही डिपेंड करेगा कि हमारी डेप्थ कितनी है। सो ऐसे बेसिकली काम होता है कि इसके अंदर सैनिटरी लैंड फिलिंग के अंदर। फिर साथ में यहाँ से पाइप्स नीचे कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि यहाँ से जो लिक्विड निकले उसको हम कहते हैं लीचेट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी। जो लिक्विड, डेंजरस लिक्विड यहाँ से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, लीचेट। क्या कहते हैं, लीचेट। सो यहाँ से लीचेट निकलेगा, उसको हमें कहीं पे कलेक्ट करना है। देखिएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से पाइप्स वगैरह कनेक्ट की गई हैं, क्योंकि ये जो जेसीपी है, रोलर है, जब ये इस सॉलिड वेस्ट को कंप्रेस करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, जो हमने फूड फेंका होगा उसके अंदर मॉइस्चर होगा, कुछ पानी होगा। सो ये यहाँ से बेसिकली कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कलेक्शन यूनिट किसका, लीचेट का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कलेक्शन यूनिट लीचेट का। साथ में क्या किया जाएगा, यहाँ से पाइप्स को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ से कुछ गैस, एक तो हो गया लिक्विड फॉर्म में, हो गया लिक्विड यहाँ से जनरेट। सो आपने सॉलिड को यहाँ पे डंप किया, एक तो लिक्विड उससे जनरेट हुआ जो कि हाईली डेंजरस है, दैट इज लीचेट। अच्छा, फिर यहाँ से साथ में पाइप्स कनेक्टेड होंगी, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगा उसको अलग से यहाँ पे काम में लिया जाएगा, गैस का प्रोडक्शन भी यहाँ से होगा। सो ये सब चीज़ें जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन पाइप्स को ऊपर लिया जाएगा, ताकि मीथेन गैस की हम क्या करें, मीथेन गैस को यहाँ से हम कलेक्ट करें। सो ऐसे काम होता है लैंड फिलिंग के अंदर। सो ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं वो आपने डायग्रामेटिकली देखें। सो देखिए, द रिफ्यूज इज डिस्पोज्ड एंड कंपैक्टेड इन लेयर्स अंटिल थिकनेस ऑफ कंपैक्टेड लेयर रीचेस हाइट 2 to 3 मीटर, जो आपने देखा। फिर हर एक लेयर को, ये हमने 2 से 3 मीटर में क्या बिछाया, सॉलिड वेस्ट, ऊपर से हम लेयर चढ़ाएंगे, फिर सॉलिड वेस्ट बिछाएंगे, फिर लेयर चढ़ाएंगे। सो ये चलता जाएगा जब तक हम टॉप पे ना पहुंचे। सो इट इज़ कवर्ड विद 0.15 to 0.3 मीटर थिक क्ले लेयर, या प्लास्टिक भी हम बिछा सकते हैं। द बॉटम इज कवर्ड बाई इम्परमिएबल जियोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बॉटम को हम क्या करेंगे, प्लास्टिक से या फिर जियोसिंथेटिक मेम्ब्रेन से कवर करेंगे, टू प्रिवेंट पर्क्यूलेशन ऑफ लीचेट। लीचेट क्या है, कलर टॉक्सिक लिक्विड इनटू वाटर टेबल, ताकि वो अंदर सॉइल में ना जाए या फिर सॉइल के नीचे जो पानी होता है उसके साथ ना मिले। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज डिकम्पोजिशन इज डन बाय एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे जब आपने, यहाँ पे अंदर क्या होगा, डिकम्पोजिशन आप स्टार्ट। सो अंदर पहले फेज में क्या होती है, इनिशियली एरोबिक कंडीशंस, बट आफ्टर फ्यू डेज यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशंस फिर डेवलप होगी। जब यहाँ से एनएरोबिक कंडीशंस डेवलप होंगी सो गैस का प्रोडक्शन होगा। सो मीथेन यहाँ से आपको मिलेगा। क्लियर, मीथेन आपको यहाँ से मिलेगा। मीथेन इज कलेक्टेड थ्रू पाइप्स एंड बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड फिर यहाँ से आप इससे क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। एंड देखिएगा, लीचेट की मैं जो बात कर रहा था, जो इंडियन, अगर मैं इंडियन वेस्ट हैं, इंडियन सॉलिड वेस्ट, इंडियन सॉलिड वेस्ट में कितना मॉइस्चर होता है, जो लैंड फिलिंग के लिए हम सॉलिड वेस्ट लेके जाते हैं उसमें 60% मॉइस्चर होता है। इसीलिए जो लीचेट है ना यहाँ से कलेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फूड स्टॉक होता है या फिर सॉलिड वेस्ट होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है 60%, जो आप लैंड फिलिंग के लिए ले जाते हो। सो इसीलिए यहाँ पे आपको लिक्विड पार्ट भी मिलेगा। क्लियर। सो आई होप आप समझ गए हो लैंड फिलिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज ऑफ लैंड फिलिंग। देखिए, सिंपल एंड इकोनॉमिकल होती है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, मतलब डंपिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि लीचेट कहाँ पे कलेक्ट होगा, गैस कहाँ पे कलेक्ट होगा। सो इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि उतना खतरनाक नहीं है। क्लियर। सेपरेशन, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे टेक्निकल बंदे की फिर नीड नहीं रहती है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स
इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे बेसिकली सेपरेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स की आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नो बाई प्रोडक्ट और रेजिड्यू इज लेफ्ट, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आपको यहाँ से कुछ रेजिड्यू मिलेगा, बाई प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। लो लाइंग वाटर लॉगिंग एरियाज एंड ओल्ड कोरल पिट्स कैन बी पुट ऑफ यूज। जो लो लाइंग एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये है कोई लो लाइंग एरिया, ये जो लो लाइंग एरिया है, सो आप क्या कर सकते हो, आप इन्हीं में ये डंप कर सकते हो। जैसे आप देखते हो श्रीनगर वगैरह में आपने देखा होगा, फिर इनको डंप किया जाएगा, ऊपर से सॉइल की लेयर चढ़ाई जाएगी, सो इसको लेवल किया जाएगा ग्राउंड को। सो इन लो लाइंग एरिया या फिर कोरल ओल्ड कोरल पिट्स को आप क्या कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहले क्या आएगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ पिट्स। अगर आपके पास पिट्स अवेलेबल नहीं है, क्लियर, सो आपको इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर खोदना पड़ेगा। खोदने में कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। देखिए ऊपर मैं बात कर रहा था कि अगर हमारे पास पिट अवेलेबल है, सो आप सॉलिड वेस्ट लाओगे, इसमें डंप करते जाओगे अकॉर्डिंग टू यूअर जो भी आपका डिज़ाइन होगा। अब अगर आपके पास फ्लैट लैंड होगा, सो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोदना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर। सो आपको इसको खोदना है यहाँ से। सो खोदने में क्या होगा, आपको खर्चा आएगा, यानी कि आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपको जेसीबी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे मैन पावर यूज़ करना पड़ेगा। सो उसमें खर्चा बढ़ जाएगा। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ पिट्स के कारण आपका खर्चा बढ़ जाएगा। ये इंजीनियर को फिर हेडेक देता है, क्योंकि उसको ढेर सारा पैसा लगाना पड़ेगा। फिर मतलब खुद का नहीं बट गवर्नमेंट का ही, मतलब उसको बड़ी बड़ी बिल्स यहाँ पे लानी पड़ेगी। अच्छा, फिर जो यहाँ पे ठेकेदार होगा, मतलब उसको उतना खास पैसा, जो मतलब ये काम करेगा उसको उतना खास पैसा यहाँ से नहीं बचेगा। सो काम करने के लिए इसलिए कम लोग मतलब आगे आएंगे कि हम ये काम करेंगे। रिलीज ऑफ फॉल गैसेस, यहाँ पे फॉल गैसेस रिलीज होते हैं। जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो जनरली बीमार पड़ सकते हैं। कवरिंग मटेरियल मे नॉट बी अवेलेबल, कहीं पे हम जो चीज़ें डंप कर रहे हैं, फिर कवरिंग मटेरियल हमारे पास क्या होता है, सॉइल, सो हमारे पास नियर बाय सॉइल अवेलेबल नहीं हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में मेन थिंग इज कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा यूज़ होता है अगर हमारे पास सॉइल अवेलेबल ना हो कवरिंग के लिए। क्योंकि कवरिंग किससे हम करेंगे, देखिए ऊपर कवरिंग के लिए सॉइल की लेयर ऊपर चढ़ाई जाती है। क्लियर। कवरिंग के लिए ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ाई जाती है। सो हमें कहीं से फिर सॉइल मंगाना पड़ेगा, या फिर अगर पिट अवेलेबल नहीं होगा हमें खुदाई करनी पड़ेगी, डिगिंग करनी पड़ेगी। सो पैसा ज़्यादा लगेगा। सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है इट इज़ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए इट इज़ ए बायोलॉजिकल मेथड। ये हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड। इट इज़ इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड। इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ से बेसिकली जो डेंजरस चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होता है। ये इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड है, ये इन्वायरमेंट को उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। डन इन रूरल एरियाज, ज़्यादातर गाँव वगैरह में इसको किया जाता है। अब देखिए कंपोस्टिंग में क्या होता है, putrescible organic matter present in solid waste is digested और decomposed। सॉलिड वेस्ट के अंदर देखिए, सॉलिड वेस्ट के अंदर जो भी डिकम्पोजेबल मैटर होगा या फिर जो भी डिकम्पोजेबल चीज़ें होंगी, लाइक फूड हमारे पास है, वेजिटेबल्स हमारे पास हैं, वो डिकम्पोजेबल होता है। क्लियर। सो इन कंपोस्टिंग प्यूट्रिशेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉलिड वेस्ट इज डाइजेस्टेड। सो इसकी क्या की जाती है, इसकी डाइजेशन होती है एंड डिकम्पोज होता है एरोबिकली या एनएरोबिकली, यानी कि ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि इसको आप ओपन बना सकते हो या इसको आप कंप्लीटली क्लोज्ड बना सकते हो, एंड कन्वर्टेड इनटू हम्स। एंड लास्ट पे आपको ये हम्स की फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक टाइप से यहाँ पे आपको मैनवर मिलता है। हम्स क्या है, एक टाइप से एक मैनवर, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर्ड। ये हमारे पास क्या होता है, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर्ड। इसको आप डायरेक्टली फिर क्रॉप्स के ऊपर क्या कर सकते हो, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। एंड अदर मिनरल कंपाउंड्स हैविंग फर्टिलाइजिंग वैल्यू। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैनवर मिलेगा इन शॉर्ट। क्लियर। आपको मैनवर यहाँ से मिलेगा। क्लियर। या फिर आपको ऑर्गेनिक खाद यहाँ से मिल जाएगी इन शॉर्ट, आप मानिए। सो लीचेट में आल्सो भी प्रोड्यूस्ड इन रेनी सीजन। अगर ये ओपन होगा, सो बारिश में क्या होगा, इसमें लीचेट प्रोड्यूस हो सकता है जो कि खतरनाक होता है, यानी कि खतरनाक लिक्विड, टॉक्सिक लिक्विड होता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ऊपर से आप इसकी कवरिंग कर सकते हो। क्लियर। आप इसकी कवरिंग ऊपर से कर सकते हो। अब देखिए, अगर इसको आप क्या कर रहे हो, अगर इसको आप एरोबिकली कर रहे हो, यानी कि इसको आप ओपन, यानी कि ऊपर से आपने कवरिंग दिया बट इसको आपने ओपन रखा है, यानी कि एक्सपोजर टू एयर। सो इसमें CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ऑर्गेनिक मैनवर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अगर आपने इसको क्या किया है, अगर आपने इसको बिल्कुल क्लोज रखा है, कहीं से भी एयर आने की अंदर गुंजाइश नहीं है, सो यहाँ से मीथेन का प्रोडक्शन आप कर सकते हो। सो इट इज़
कंपोस्टिंग, याद रखिएगा ये है बायोलॉजिकल मेथड, इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड। नाउ जो कंपोस्टिंग के लिए सॉलिड वेस्ट यूज होता है उसमें जनरली मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इट इज़ 55 to 60 डिग्री। एंड कंपोस्टिंग ज़्यादातर कितने टेम्परेचर पे हम कोशिश कराते हैं कि मतलब किन एरियाज में कराएं जिनमें टेम्परेचर जो होगा 45 to 60 डिग्री होगा, यानी कि राजस्थान वाला एरिया या फिर जो साउथ इंडिया हमारे पास है वहाँ पे, मतलब जो गाँव के एरिया होंगे वहाँ पे हम ये चीज़ें कराते हैं। अगर हम हमारे एरिया की बात करें नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया जनरली कोल्डर रहता है, वहाँ पे कंपोस्टिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं चलता है यहाँ पे हमारे यहाँ। अच्छा, नाउ कंपोस्टिंग की ही अगर हम बात करें, कंपोस्टिंग के अंदर बेसिकली दो मेथड यूज़ किए जाते हैं इंडिया में। क्या क्या? वन इज़ इंडोर मेथड, दूसरा बैंगलोर। इंडोर हमारे पास क्या है, एक जगह है। बैंगलोर भी हमारे पास क्या है, बैंगलोर भी हमारे पास जगह है। अगर मैं इंडोर की बात करूं कहाँ पे आपको मिलेगा, एमपी में, दैट इज़ मध्य प्रदेश हमारे पास। बैंगलोर की अगर हम बात करें कहाँ पे आपको मिलेगा, कर्नाटका के अंदर। सो दो मेथड्स इंडिया में है, इंडोर एंड बैंगलोर, जो अभी मैं आपको बोल रहा था साउथ इंडिया, क्योंकि आपको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए कंपोस्टिंग के लिए। नाउ इंडोर मेथड जो होता है, जो इंडोर में लाया गया था, ये एक एरोबिक मेथड था, यानी कि यहाँ पे एरोबिक कंडीशन यूज़ की गई। एंड ये जो प्रोसेस है पूरा, मतलब यहाँ से जो मैनवर फाइनली आपको मिलेगा ये 4 मंथ्स में होता है। मतलब यानी कि यहाँ पे जो सारा प्रोसेस है, जो फाइनली आपको ये हम्स मिलेगा यहाँ से, यानी कि जो भी वेस्ट कचरा आपने लाया, सो इस कचरे से जो आपको फाइनली यहाँ पे एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको 4 मंथ्स लगते हैं इन इंडोर मेथड अंडर एरोबिक कंडीशन। सो याद रखिएगा इंडोर में क्या है, एरोबिक कंडीशन। बैंगलोर मेथड की अगर हम बात करें, बैंगलोर मेथड में क्या किया गया है, एन एरोबिक कंडीशन रखी गई। एंड ये जनरली कितना टाइम लेता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, 4 से 5 मंथ तक हमारे पास। सो ये दो मेथड्स जो हैं कंपोस्टिंग के अंदर इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। वन इज़ इंडोर मेथड, दूसरा हमारे पास बैंगलोर मेथड। इंडोर इज़ एरोबिक मेथड, बैंगलोर क्या है, यह है एन एरोबिक मेथड। सो याद रखिएगा, कैसे याद रखोगे, इसमें ए एन है, ए एन, बैंगलोर में क्या है, ए एन, दैट इज़ एन एरोबिक, ऐसे याद रखना। ये 4 मंथ्स में कंप्लीट होता है, ये 4 से 5 मंथ्स में। नेक्स्ट हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज सिंपल कि अगर आप डिकम्पोशन करा रहे हो, डिकम्पोशन आप करा रहे हो सॉलिड वेस्ट का बाय यूजिंग अर्थवर्मस। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अर्थवर्मस दिख रही है, ये आपको दिख रही है अर्थवर्मस। सो अगर आप अर्थवर्मस की हेल्प से क्या कर रहे हो, हेल्प से डिकम्पोशन करा रहे हो, सो दैट कंपोस्टिंग इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग इन शॉर्ट। अगेन यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो न्यूट्रेंट रिच होगा, नेचुरल फर्टिलाइजर होगा, इसको आप अपने क्रॉप्स के लिए फिर यूज़ कर सकते हो। अगेन टेम्परेचर वर्मी कंपोस्टिंग के लिए थोड़ा कम ही चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग। बर्निंग की अगर हम बात करें, बर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। क्लियर? बर्निंग की अगर हम बात करें, बर्निंग अब किन के लिए हम करेंगे, जो सबसे खतरनाक सॉलिड वेस्ट होंगे, मतलब हाईली टॉक्सिक वेस्ट होंगे, हाईली हजारस वेस्ट होंगे, उनको हम ना तो लैंड फिलिंग करेंगे, ना ही उनकी हम क्या करेंगे, ना ही उनकी हम कंपोस्टिंग करेंगे। हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं उनकी। क्लियर? नाउ इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में ज़्यादातर क्या किया जाता है, इंडिया में ज़्यादातर लैंड फिलिंग की जाती है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया में ज़्यादातर हम क्या प्रेफर करते हैं, लैंड फिलिंग। क्यों? क्योंकि बर्निंग में पैसा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आपको मतलब ढेर सारे यूनिट चाहिए होते हैं एंड इनको ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। सो इंडिया में लार्ज स्केल पे क्या यूज़ होता है, लैंड फिलिंग यूज़ होती है। नाउ बर्निंग की अगर मैं बात करूं, इट इज़ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होगा आप उसको बर्न करोगे, यानी कि उसको केमिकली आप ट्रांसफॉर्म करोगे। इट इज़ बेस्ट फॉर हजार्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट। जो हजार्डस वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है एंड हॉस्पिटल वेस्ट है, उनको आप क्या करोगे, बर्न करोगे, क्योंकि वो हाईली इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक होते हैं। अगर आप उनको सोचो, खुद से सोचो, अगर आप कंपोस्टिंग कराओगे, क्या आप प्लास्टिक वेस्ट की कंपोस्टिंग कराओगे? नहीं, क्योंकि वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके लिए टॉक्सिक होगा। क्या आप लैंड फिलिंग कराओगे इनकी? जी नहीं। हम बेसिकली क्या कराते हैं, इनकी बर्निंग वगैरह कराते हैं। सो इट इंक्लूड्स 2 मेथड्स। क्या क्या? इंसिनरेशन, पायरोलिसिस। सो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं, वन इज इंसिनरेशन, दूसरा पायरोलिसिस। नाउ देखिए, ये हमारे पास है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो होता है इट इज़ अ कंट्रोल्ड कंबशन। इसको बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ एयर किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। पायरोलिसिस जो होता है इट इज़ थर्मल डिग्रेडेशन। सो आप कहोगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास होती है, या फिर आप कहोगे एन एरोबिक कंडीशन में सी होती है। सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम चीज़ें कराते हैं, किसमें, इंसिनरेशन में। अच्छा देखिए,
इंसिनरेशन में क्या होता है, आपके पास जो प्राइमरी स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज में आपने सॉलिड लाया, क्लियर, उसको क्या कराया, उसको बर्न कराया, क्लियर, जो भी आपने वेस्ट यहाँ पे डाला उसको आपने प्राइमरी कंबशन कराया, यानी कि यहाँ पे बर्न कराया। फिर यहाँ से बेसिकली बर्निंग के बाद क्या होगा, सेकेंडरी कंबशन आप कराओगे, क्लियर। सेकेंडरी कंबशन के बाद आप यहाँ से बेसिकली हीट वगैरह जो है वो जनरेट करते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हो। पायरोलिसिस की अगर वहीं पे हम बात करें, पायरोलिसिस में जनरली प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट, टायर वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनको आप किसी एक चैम्बर में डाल लेते हो, ये हमारे पास है बर्निंग चैम्बर। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पायरोलिसिस में क्या होता है, थर्मल डिग्रेडेशन होता है, यानी कि यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा, या फिर आप कहोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ईयर सप्लाई होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चीज़ें होती हैं। फिर आप इन चीज़ों को क्या करोगे, बर्न करोगे, एंड बर्निंग में साथ में आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी टाइप के प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन करोगे। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आप गैस यहाँ से ऑब्टेन करोगे, आप यहाँ से लिक्विड ऑब्टेन करोगे, उस लिक्विड को आप यूज़ करोगे फिर एज ए टार हो गया, या फिर जो मैगडम वगैरह रोड के ऊपर डाला जाता है वो यहाँ से ऑब्टेन आपको होगा, क्लियर, सॉलिड फ्रैक्शन यहाँ से आपको ऑब्टेन होगा। सो ये सब चीज़ें आपको पायरोलिसिस में होंगी, यानी कि इन शॉर्ट चाहे पायरोलिसिस हमारे पास हो या फिर इंसिनरेशन हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंबशन या फिर बर्निंग करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए इंसिनरेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज़ मोस्ट हाइजीनिक मेथड। हाइजीनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, जो भी वेस्ट आपने यहाँ पे लाया उसको आप बर्न कर रहे हो। सो इट इज़ मोस्ट हाइजीनिक मेथड इन्वायरमेंट के लिए। इन इंडिया इंसिनरेशन इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ लैंड फिलिंग। जो इंसिनरेशन है उसको हम यूज़ करते हैं कंजक्शन विथ लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग के साथ साथ ही, यानी कि लैंड फिलिंग में जो हमें लगेगा कि कोई मतलब टॉक्सिक वेस्ट आया है उसको हम उठा के ले जाएंगे किधर, इंसिनरेटर में, एंड बर्न कराएंगे। बिफोर इंसिनरेटर स्क्रीनिंग इज डन टू रिड्यूस लोड ऑन फर्नेस। ब्रोकन ग्लास, मेटल पीसेस आर सेपरेटेड बिकॉज दीज आर नॉन कंबस्टेबल। जो भी कंबस्टेबल होंगी उन्हीं को हम कहाँ पे लेके आएंगे, इंसिनरेटर के अंदर। जो लैंड फिलिंग साइट से आपको कंबस्टेबल चीज़ें मिलेंगी या टॉक्सिक चीज़ें मिलेंगी उनको आप इंसिनरेटर में लेके आओगे। यूज्ड फॉर मटेरियल्स हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सो उन्हीं को आप बर्न करोगे जिनका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा या फिर मॉइस्चर कंटेंट लो होगा, क्योंकि वही चीज़ें बर्न होंगी ना, आपको कम पैसा लगेगा बर्न करने में अगर मॉइस्चर उनमें कम होगा, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा। सो इट इज़ कंट्रोल्ड कंबशन, अच्छा, कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। फिर हमारे पास है दो प्रोसेस यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आप याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो, आई विल रिकमेंड कि नहीं रखिएगा, इतना आपके लिए ज़्यादा होगा। सो इसको आप छोड़िए। सो इन शॉर्ट आप याद रखोगे, इंसिनरेशन इज हाइजेनिक मेथड, इसको हम लैंड फिलिंग के साथ साथ ही यूज़ करते हैं, यानी कि लैंड फिलिंग में जो आपको टॉक्सिक मिलेगा या फिर जिसको आपको लगेगा कि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मॉइस्चर कंटेंट लो है, उस वेस्ट को आप किधर भेजोगे, इंसिनरेटर के अंदर, क्लियर। एंड यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कैरी आउट की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस, ध्यान दीजिए। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि इट इज़ मोस्ट हाइजेनिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे चैम्बर के अंदर जितना भी वेस्ट आप डालोगे सारा बर्न होगा। सो अगर कोई पैथोजन होगा उनमें उसकी भी डिस्ट्रक्शन होगी। देयरफॉर बेस्ट वे ऑफ हजार्ड्स एंड हॉस्पिटल वेस्ट के लिए क्या होता है, हमारे पास इंसिनरेशन होता है, यानी कि इनको बर्न करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। नो ऑर्डर और डस्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑर्डर डस्ट नहीं फैलेगा, क्यों, क्योंकि आप चीज़ें बर्न कर रहे हो। हीट जनरेटेड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से जो हीट जनरेट होगी उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो याद रखिएगा यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओकर करता है, किसमें, लैंड फिलिंग, सॉरी इंसिनरेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होती है। पायरोलिसिस में आप देखोगे आप यहीं से हीट दोगे, वो इंडोथर्मिक होता है, इट इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एक्सपेंसिव होता है, खर्चा ज़्यादा लगेगा। देखिए ये यूनिट आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको इसमें करोड़ ऑफ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओनली फॉर हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज वैल्यू VALUE, हाई कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो बर्न अच्छे से होंगे, जो धुआं कम प्रोड्यूस करेंगे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जिनमें स्मोक कम प्रोड्यूस होगा, उन्हीं को आप यहाँ पे लेके आओगे ताकि इन्वायरमेंट भी पोल्यूट ना हो। काजेस एयर पोल्यूशन, सो एयर तो पोल्यूट होगा क्योंकि आप बर्निंग कर रहे हो। प्रोड्यूसर्स डाइऑक्सिन्स, ये है डाइऑक्सिन, सो डाइऑक्सिन हो गया, फ्यूरेंस हो गया, यानी कि ये टॉक्सिक केमिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सो ये है डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, क्लियर। सो ये तो हो गया इंसिनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सो हमारे पास क्या था, एक्सोथर्मिक मेथड था।
सो ये आपने देखा। नेक्स्ट हमारे पास है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड फ्रैक्शन थ्रू ए combination of thermal cracking and condensation reaction in presence of in absence of oxygen or limited supply of oxygen is called pyrolysis। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं उनको आप गैस, लिक्विड या सॉलिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अ प्रोसेस ऑफ थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस, जो कि आप करते हो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई, थोड़ा बहुत यूज़ करते हो ऑक्सीजन का या बिल्कुल ही नहीं करते हो। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आप इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चीज़ें कर रहे हो, आपको यहीं से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ हीट एनर्जी। इसको क्या रिक्वायर होता है, कंटिन्यूअस हीट एनर्जी। डन फॉर प्लास्टिक, पी फॉर पायरोलिसिस, पी फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक वेस्ट इसके लिए आप जनरली करते हो, लाइक रबर वेस्ट, टायर वेस्ट हमारे पास हो गया, जो कि ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं। आपको पता है कि अगर आप प्लास्टिक क्या करोगे, आप प्लास्टिक सॉइल के अंदर डंप करोगे, आफ्टर 1000 ईयर्स आपको हज़ारों साल के बाद ये प्लास्टिक बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। इसीलिए प्लास्टिक वाली चीज़ें जो हैं इनको आप क्या करते हो, पायरोलिसिस करते हो, ताकि ये बर्न हो जाए, एक ही बार में ख़त्म हो जाए। क्लियर? सो ये हो गया पायरोलिसिस। अच्छा, फिर आगे डन फॉर प्लास्टिक वेस्ट, ये आपने देखा। मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू कंजर्व एनर्जी, ये एक अच्छा मेथड हमारे पास होता है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। जो आप बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट या फिर गैसियस, लिक्विड, सॉलिड जो भी आपने लाया उसको आप कन्वर्ट करते हो इन सब यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर। 3 टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ से जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेंगे ना, बाई प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट को ही ये करके, क्या करके, बर्न करके, वो आप अगेन यूज़ करोगे फर्दर डे टू डे लाइफ में। देखिए क्या क्या ऑब्टेन होता है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैस यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। लिक्विड में क्या जनरेट होता है, टार यहाँ से जनरेट होता है, ऑयल यहाँ से जनरेट होता है, सॉलिड फ्रैक्शन में चारकोल यहाँ से जनरेट होता है, जिसको आप रोड्स के ऊपर फिर यूज़ करते हो। सो ये सब चीज़ें हमारे पास जनरेट होती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन जो है इट इज सिमिलर टू पायरोलिसिस बट डन इन प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन बिल्कुल जैसे पायरोलिसिस आपने कराया, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन है उसको आप यूज़ करते हो। सो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट मिलता है। थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें, आपके बोर्ड में पूछ सकता है। नेक्स्ट इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है, पल्वराइजेशन होता है इन शॉर्ट जो बड़े बड़े टुकड़े हैं सॉलिड वेस्ट्स के, उनको क्या करना, उनको तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन। देखिए सॉलिड वेस्ट यानी कि डिमोलिश्ड इज पुटेड इन ग्राइंडिंग मशीन, ये आपको दिख रही है ग्राइंडिंग मशीन, इसके अंदर डाला जाता है। ये जो ग्राइंडिंग मशीन है इसके अंदर सॉलिड वेस्ट को डाला जाता है। फिर बड़े बड़े टुकड़े जो होंगे उन बड़े पार्ट्स जो होंगे उनके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे बनाए जाएंगे, जैसे कीमा बनाया जाता है। सो बड़े पार्टिकल्स का क्या बनाया जाएगा, कीमा, यहाँ पे इन शॉर्ट पल्वराइजेशन के अंदर। हेल्प अस टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड चेंजिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। सो इसमें क्या किया जाएगा, इनका वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इनको आप ब्रेक कर रहे हो, कट कर रहे हो। सो इसी को हम कहते हैं पल्वराइजेशन, बट जनरली इंडिया में यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट इज बायोरिमिडिकेशन। बायोरिमिडिएशन की अगर मैं बात करूं, बायोरिमिडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। सो आप क्या कर रहे हो, आप बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हो, फंगाई का यूज़ कर रहे हो, ताकि आप डिग्रेड करो इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन को। यानी कि जो भी इन्वायरमेंटल सॉलिड वेस्ट आपने डाले हैं इनके ऊपर क्या एक्ट करेगा, इनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, फंगाई एक्ट करेगा, एंड इनको क्या करेगा, इनको डिकम्पोज करेगा, ताकि टॉक्सिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ना जाए। सो इसको हम कहते हैं रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन में इन शॉर्ट आपने क्या याद रखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करोगे लाइक बैक्टीरिया, फंगाई। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज हजार्डस वेस्ट। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हजार्डस वेस्ट। अभी तक आपने पढ़ा भी, बट थोड़ा और इसको हम मतलब अलग वे में कैसे आप नोट लिखोगे अपने एग्जाम में, अदरवाइज हम इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ते आए। हजार्डस वेस्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं, टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट क्या हैं हमारे पास। फिर यहाँ पे आप देखोगे मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जिसमें डीप वेल इंजेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, इंसिनरेशन तो आपने पढ़ा, फिर प्लाज्मा टॉर्च आपको पढ़नी है। सो ये हजार्डस वेस्ट के रिगार्डिंग नोट्स हैं। नाउ देखिए हजार्डस वेस्ट की अगर हम बात करें, हजार्डस वेस्ट आर दैट सॉलिड वेस्ट विच कंटेन टॉक्सिक्स। सो इनमें क्या होते हैं, टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव मटीरियल। सो इनमें आपको टॉक्सिक्स मिलेंगे या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आपको मिलेंगे,
और इंडस्ट्रियल एफिशिएंट प्रोड्यूसर एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेडिकल और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी खतरनाक चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो खतरनाक हैं, ह्यूमंस के लिए खतरनाक हैं, वो सब टॉक्सिक की कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इन्वायरमेंट में फेंकोगे वो ऐसे ही रहेंगी, खुद से डिकम्पोज डिग्रेड नहीं होंगी। अच्छा, हाईली पॉइजनस, क्योंकि इनमें टॉक्सिक्स होते हैं, ये हाईली पॉइजनस होते हैं, खतरनाक, इसीलिए हजार्डस, खतरनाक। इवन एट लो कंसंट्रेशन, यानी कि अगर ये कम परसेंटेज में भी होंगे, कम कंसंट्रेशन में भी होंगे, तब भी ये पॉइजनस हैं। अच्छा, सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाईली पॉइजनस इवन एट लो कंसंट्रेशन। बायोडिग्रेडेबल इसमें हटाना यहाँ से, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है हजार्डस वेस्ट क्या होते हैं। अच्छा, नाउ इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक। ये हाईली कोरोसिव होते हैं, क्लियर, यानी कि कोरोजन काज करेंगे। एक्सप्लोसिव होते हैं, यानी कि अगर आप इनको बर्न करोगे इनमें आग लगेगी, क्लियर, आग लगेगी। फ्लैमेबल, यानी कि वही आग लगेगी इनमें। पॉइजनस या फिर इन्फेक्शस, अच्छा, यानी कि इन्फेक्शन फैलेगा, या फिर पॉइजनस, मतलब अगर आप इनको कंज्यूम करोगे आप मतलब डेथ हो सकती है। टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी कि कैंसर काजिंग होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि क्योंकि इनमें यूरेनियम भी आपको मिलेगा, एंड साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, यानी कि इनमें ऑक्सीडेशन होती है। सो ये हमारे पास क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किन के, हजार्डस वेस्ट। कोरोसिव, एक्सप्लोसिव, फ्लैमेबल, पॉइजनस, टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव, ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि जो भी खतरनाक चीज़ें हैं ना एक वेस्ट में, जो भी आप खतरनाक चीज़ इमेजिन कर सकते हो, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनमें मिलेंगी। सो ये है हजार्डस वेस्टेज। एंड हजार्डस वेस्टेज में हमेशा ये साइन आपको मिलेगा, किसी एरिया में अगर हजार्डस वेस्टेज का काम चल रहा होगा वहाँ पे ये साइन आपको मिलेगा, यानी कि डेंजर साइन आपको मिलेगा। या फिर कोई चीज़ अगर होगी रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसके ऊपर भी आपको ये चीज़ मिलेगा, या फिर हजार्डस वेस्ट जो होगी उसके ऊपर ये साइन आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट। देखिए आप खुद समझ सकते हो, हजार्डस हैं, सो दे आर हाईली फेटल। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, क्लियर। सो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये हाईली फेटल होते हैं, एंड बेसिकली एक्सप्लोजन भी हो सकता है इनके कारण। इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। बायो एक्यूमुलेशन, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, इन्हीं के कारण बायो एक्यूमुलेशन भी होता है, क्योंकि मर्करी आपको मिलेगा, कैडमियम, टॉक्सिक चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। टॉक्सिक हेल्थ डिजीज लाइक कैंसर इन्हीं के कारण फैलता है। सो ये तो हो गए इनके इफेक्ट। नाउ हमारे पास है बेस्ड ऑन सोर्स एंड बेस्ड ऑन नेचर इनकी क्लासिफिकेशन। देखिए सिंपल है, टाइप्स ऑफ हजार्ड्स। पहले हमारे पास है सोर्स, कहाँ से निकलते हैं। इंडस्ट्रियल हजार्ड्स वेस्ट अगर इंडस्ट्री से निकलेंगे, बायोमेडिकल या हेल्थ केयर वेस्ट अगर हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, एग्रीकल्चरल यानी कि अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह से निकलते हैं, हाउस होल्ड हमारे घर से भी जनरेट हो सकते हैं, ई वेस्ट। सो सोर्सेज इनके ढेर सारे हैं, यानी कि खाली इंडस्ट्री से ही हजार्ड्स वेस्ट नहीं निकलते हैं, हमारे घर से भी जनरेट हो सकते हैं। देखिए क्या क्या है एग्जांपल में। इंडस्ट्रीज़ में अगर एसिड इंडस्ट्री है, अल्कली सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से निकलेगा। इंडस्ट्री में तो हर जगह से निकलेगा। बायोमेडिकल वेस्ट आप समझ सकते हो, जनरेटर फ्रॉम हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज या फिर क्लिनिक्स हमारे पास। अच्छा, वाइल ब्लड सॉकेट मटीरियल, सिरेंज या पैथोलॉजिकल टेस्ट्स वगैरह अगर हम इनकी बात करें। एग्रीकल्चर हजार्ड्स वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आपने यूज़ किए, वहाँ से निकलेंगे। हाउस होल्ड हजार्ड्स वेस्ट में क्या होगा, जनरेटेड फ्रॉम होम, लाइक घर में हमारे पास बैटरी होती है, पेंट होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं या फिर क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, उनमें भी ये निकलते हैं। फिर ई वेस्ट ऑलरेडी आपने देखा, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सर्किट बोर्ड जो आपने फेंके हैं, उनमें भी हजार्ड्स वेस्ट जनरेट होते हैं। सो कहीं से भी ये जनरेट हो सकते हैं। ये तो हो गया ऑन द बेस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेस ऑफ नेचर। नेचर इनका कैसा है, ये इग्नाइटेबल हो सकते हैं या फिर फ्लेमेबल, लाइक पेट्रोल हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कोरोसिव हो सकते हैं लाइक एसिड, अल्कलीज हमारे पास। रिएक्टिव होते हैं लाइक एक्सप्लोसिव। टॉक्सिक होते हैं लाइक अगर लेड के कंपाउंड होंगे, मर्करी के कंपाउंड होंगे। इन्फेक्शस होते हैं अगर पैथोलॉजिकल या फिर बायोमेडिकल वेस्ट होंगे। रेडियो एक्टिव होते हैं अगर न्यूक्लियर या फिर मेडिकल मटेरियल से ये निकलें। सो ये हो गया ऑन द बेस ऑफ नेचर, बेसिकली इनकी क्लासिफिकेशन या फिर इनके टाइप। सो इग्नाइटेबल यानी कि जल जाएंगे, आग लगेगी। कोरोसिव यानी कि कोरोजन काज करेंगे। रिएक्टिव जल्दी जल्दी फैल जाएंगे, रिएक्ट करेंगे। टॉक्सिक यानी कि हाईली डेंजरस होते हैं, कैंसर काजिंग होते हैं। इन्फेक्शस यानी कि जल्दी बीमारियां फैलाएंगे। रेडियो एक्टिव तो आपको ऑलरेडी पता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तो हमने डिटेलिंग में पढ़ा। नाउ मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट। देखिए जैसे आपने लैंड फिलिंग की,
जैसे आपने कंपोस्टिंग की या फिर बर्निंग वगैरह की, मतलब बर्निंग तो यहाँ पे आप करोगे, मतलब इंसिनरेशन, सो आप बर्निंग इनकी करोगे क्योंकि हजार्डस वेस्टेज है। सो पहला ऑप्शन आपके पास है बर्निंग। बर्निंग में कौन सा? इंसिनरेशन। सो जो हमने इंसिनरेशन में नोट लिखा ना, वही आप यहाँ पे सेम छापना। सो पहले हजार्डस वेस्टेज में आप क्या करोगे? हजार्डस वेस्टेज में पहले जो ऑप्शन आपके पास है दैट इज बर्निंग, BURNING, यानी कि पहले आप इनकी बर्निंग कर सकते हो, लाइक इंसिनरेशन। दूसरा डीफेल इंजेक्शन। डीफेल इंजेक्शन में क्या होगा? आप इन वेस्टेज को नीचे, मतलब सॉयल की, मतलब जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी हमारी अर्थ का, वहाँ पे आप इनको भेजोगे। क्लियर? वहाँ पे यानी कि सॉयल के अंदर 2-250 फीट आप क्या करोगे? इनको अंदर भेजोगे। सो ये हो गया डीफेल इंजेक्शन। एंड लास्ट पे हमारे पास क्या है? प्लाज्मा टॉर्च। प्लाज्मा टॉर्च में अगेन क्या होती है? प्लाज्मा टॉर्च में एक टाइप से हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे या फिर हाई टेम्परेचर पे ही इनको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर बर्न करते हैं। सो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं हजार्डस वेस्ट को ट्रीट करने का। क्लियर? ट्रीट करने का। सो इंसिनरेशन ऑलरेडी हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास है डीफेल इंजेक्शन। देखिए डीफेल इंजेक्शन में क्या होता है, पहले आप समझिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हजार्डस वेस्टेज बन रहे हैं। सो ये क्या करेंगे? ये यहाँ से लॉन्ग पाइपर्स 2-250 फीट 300 फीट अंदर क्या करेंगे? अंदर भेजेंगे। क्लियर? कितना अंदर भेजेंगे? देखिए हमारे पास सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाया गया है सॉइल को काट के। देखिए ये हमारे पास है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये हमारा पार्ट है। इसके बाद क्या होता है? नीचे अनकन्फाइनड एक्वीफर होते हैं। अनकन्फाइनड मतलब नीचे से ये बंधा हुआ है, पानी नीचे नहीं जाएगा, बट ये पानी ऊपर आ सकता है, जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं। यानी कि ये पानी ऊपर आ सकता है, इसको हम कहते हैं अनकन्फाइनड एक्वीफर, ये वाला पानी। फिर यहाँ पे होता है इम्परवियस, या फिर आप कहोगे इम्परमिएबल, यानी कि ये एक आप कहोगे ये एक दीवार होती है जो इस पानी को इधर नहीं जाने देगी। इसके नीचे फिर से कन्फाइनड एक्वीफर होता है, फिर से पानी होता है। ये आप ये मानिए ये पत्थर की लेयर है, जैसे पत्थर की लेयर है, इसके अंदर फिर से पानी होता है। नीचे एक और इम्परवियस लेयर होती है, पत्थर की लेयर। सो ये जो पानी है ना, ये फंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्फाइनड एक्वीफर। एक्वीफर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। क्लियर? एक्वीफर, क्लियर, जो आप ग्राउंड से पानी निकालते हो ना, एक हो गया ट्यूबवेल, फिर हो गया एक्वीफर। क्लियर? कशर पट्टी में नाक्ष वना। ठीक। सो अनकन्फाइनड एक्वीफर ये होता है जो टॉप पे ही होता है, ये पानी ऊपर आ सकता है, हमारी टॉप लेयर पे ये पानी मिल सकता है। हो गया ये जो आपने वाटर लॉगिंग पढ़ी। क्लियर? सो वो हो गया ये अनकन्फाइनड एक्वीफर से। कन्फाइनड जो होता है, इसके ऊपर एक पत्थर की लेयर होती है, फिर नीचे भी पत्थर की लेयर होती है, ये पानी फंसा हुआ होता है। फिर उसके नीचे होता है पोरस रॉक। सो हमें किधर जाना होता है? हमें बिल्कुल इतनी डिगिंग करनी होती है कि हम किधर पहुँचे? इधर पहुँचे। फिर यहाँ से बाय यूजिंग पंप्स हाई प्रेशर से हम क्या करेंगे? जितने भी टॉक्सिक प्रोड्यूस हुए थे हजार्डस वेस्टेज के, उनको हम क्या करेंगे? इधर भेजेंगे सॉइल के अंदर। यहाँ से फिर ये सॉइल के साथ मिलेंगे। क्लियर? ये सॉइल के साथ मिलेंगे। क्यों यहाँ पे हम फेंक रहे हैं? क्योंकि इसका कोई यूज़ हमारे पास नहीं है बाद में। यहाँ से हम पानी लेते हैं, यहाँ से हम पानी लेते हैं, इसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। सो हमें इसका यूज़ है, इसका यूज़ है, इसका यूज़ है अपनी लाइफ के अंदर। इसका कोई यूज़ हमारे पास नहीं है। बस यहाँ से आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ग्रेनाइट वगैरह, वो सब चीज़ें आप निकालते हो। क्लियर? पत्थर वगैरह या फिर और चीज़ें आप निकालते हो, बट जो मेन पीने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए आप ये वाला यूज़ करोगे, ये वाला पोर्शन यूज़ करोगे, एंड ये वाला क्रॉप्स के लिए यूज़ होता है। समझ में आ रहा होगा? सो इतना डीप हम क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन हम करते हैं, जो भी इंजेक्शन हम करते हैं। सो जैसे आप एक टाइप से इंजेक्शन करोगे इनका वेस्ट इसका, एंड इधर की ओर इसको भेजोगे, फिर ये फैलेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे। इसी को कहते हैं डीफेल इंजेक्शन। सो देखिए पढ़िए, डीफेल इंजेक्शन इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग हजार्डस लिक्विड वेस्ट। किन के लिए यूज़ होता है? हजार्डस लिक्विड वेस्ट के लिए। अच्छा, डीप अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड आप भेजोगे। द वेस्ट इज इंजेक्टेड थ्रू स्पेशली डिजाइनर डीप वेल्स इनटू सूटेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जो भी आपके पास सूटेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होगा उधर भेजोगे। दीज फॉर्मेशन शुड बी पोरस एंड परमिएबल टू रिसीव द वेस्ट। अच्छा, ये इनिशियली क्या होने चाहिए? ये वाले ये परमिएबल होने चाहिए ताकि हमारी पाइप अंदर जा सके, फिर यहाँ पे जाएगा ये। अच्छा, फिर
दी वेस्ट इज जनरली प्लेस्ड बिलो यूजेबल ग्राउंड वाटर एक्वीफर। जो यूजेबल ग्राउंड वाटर एक्वीफर होता है, चाहे अनकन्फाइंड हो कन्फाइंड हो, उसके नीचे हम वेस्ट को भेजते हैं। यही लिखा है कि दी वेस्ट इज जनरली प्लेस्ड बिलो यूजेबल ग्राउंड वाटर एक्वीफर, चाहे अनकन्फाइंड हो या कन्फाइंड हो। इम्परमेबल रॉक लेयर हेल्प अस प्रिवेंट दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कंटेमिनेटर्स। जो ये इम्परमेबल लेयर हमारे पास है, ये इसको अब ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि ये इम्परमिएबल होगी या इम्परवियस सॉइल होगी, या फिर यहाँ से रॉक होगी इम्परमिएबल। सो ये अब इस पानी को ऊपर या फिर इस टॉक्सिक को ऊपर नहीं आने देगी। ठीक, अच्छा। इम्परमेबल रॉक, ये तो हमने देखा। द मेथड रिड्यूसेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन हजार्ड्स वेस्ट एंड ह्यूमन। सो देखिए, ह्यूमन्स यहाँ पे रहते हैं एंड आपने इसको इधर भेजा। सो अब हमारा और इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा दूर दूर तक। सो ये बेनिफिट होता है डीफेल इंजेक्शन का। सो द मेथड रिड्यूसेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन हजार्ड्स वेस्ट एंड ह्यूमन्स, या फिर हमारा इन्वायरमेंट, क्रॉप्स, पानी, सो इनसे कोई टच नहीं होगा अब इस डेंजरस या टॉक्सिक वेस्ट को। नाउ यूज़ की अगर हम बात करें, यूज़ आपने क्लियरली देखा, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सर्टन इंडस्ट्रियल लिक्विड हजार्ड्स वेस्ट, जो हाईली टॉक्सिक होंगे, जो सबसे खतरनाक, स्पेशली इंडस्ट्रियल हजार्ड्स वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलेंगे, उनके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? प्रॉपर साइट सिलेक्शन, यानी कि अच्छी मतलब साइट आपके पास होनी चाहिए। फिर अच्छा, वेल कंस्ट्रक्शन, आपका वेल मतलब यहाँ पे मतलब डीप वेल आपको डिग करना है, यहाँ से एक टाइप की पाइप, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? सो आपके पास ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि मशीनरी आपको नीचे मतलब लेके आनी है, तो आपको मतलब डिगिंग नीचे तक करनी है, सो आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग मतलब यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह जो होंगे साइट पे, उनको रहना पड़ेगा, उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मतलब अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं आ रही है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें आते हैं। फिर ड्रॉबैक क्या है? ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ड्यू टू लीकेज और माइग्रेशन में ओकर। हाँ, देखिए, मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है? अगर यहाँ पे लीकेज हुआ, पाइप फट गई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे, सो ये खतरनाक होगा हमारे लिए, इसलिए मॉनिटरिंग यहाँ पे मस्ट होती है। समझ में आया होगा। फिर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मेजर सिस्मिक जोन। साथ में जो मेजर सिस्मिक जोन होते हैं, लाइक अगर हम कश्मीर की ही बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, अच्छा, हाईएस्ट अर्थक्वेक जोन में आता है, सो वहाँ पे ये हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ पे पाइप्स वगैरह जो हमने बिछाई हैं ये टूट सकती हैं, इनमें लीकेज होकर करेगा। सो ये दो ही डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या था? अगर कहीं पर लीकेज हुआ, क्लियर, कहीं पर लीकेज हुआ, ये तो हमने देखा। अच्छा, फिर जो सिस्मिक जोन है या फिर सिस्मिक एरिया है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। लास्ट हमारे पास है प्लाज्मा टॉरेज। प्लाज्मा टॉरेज की अगर हम बात करें, क्लियर, प्लाज्मा टॉरेज, वेस्ट आर ट्रीटेड एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे वेस्ट को आप ट्रीट करोगे एट हाई टेम्परेचर, यहाँ से आप वेस्ट को डालोगे एंड एट हाई टेम्परेचर, स्पेशली आप ऑर्गन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सो हाई टेम्परेचर में आप इनको क्या करोगे? डिस्ट्रॉय करोगे। यूज़ या प्लाज्मा टॉरेज या फिर आर्क टू जनरेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यहाँ पे आर्क का यूज़ किया जाएगा। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा, ये हाई आर्क को यहाँ पे क्या करेगा? जनरेट करेगा, ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे डेवलप हो जाए। कितना टेम्परेचर? 4000 से 25,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। आप मान सकते हो कि कितना हाई टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होता है। हजार्डस वेस्ट इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट काजिंग डिस्ट्रक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड होंगे वो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हीट से वो पिघल जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक मैटर कैन बी कन्वर्टेड मैनली इनटू गैसेस वाइल इनऑर्गेनिक मैटर मे फॉर्म वेट्रीफाइड स्लैग, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हो एंड इससे स्लैग मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, एंड प्रोडक्ट में आप बना सकते हो। यूज़ हाईली टॉक्सिक एंड डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय वेस्ट। वो वेस्ट जिनको आप डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, उनको आप प्लाज्मा टॉरेज से ट्रीट करते हो। नोट, यूज़ ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन का यूज़ होता है, टेम्परेचर भी इतना हमारे पास यहाँ पे होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा टॉरेज। सो ये नोट्स आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा आर्क टॉरेज जो हमारे पास है, हाई हीट जो जनरेट हो रही है, क्लियर। सो ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो, बस ये आपको याद रखने की नीड नहीं है। देखिए, सो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एक चैम्बर होता है, एक साइड से आप इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो, फिर यहाँ से आप क्या वेस्ट भेजते हो, यहाँ से आपका गैस निकलेगा, यहाँ से आपको मेटल रिकवरी यानी कि स्लैग वगैरह भी आपका यहाँ पे बनेगा। सो ऐसे ये बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा टॉरेज जहाँ पे ऑकर करता है, ये उसका रिएक्टर हमारे पास होता है या ट्रीटमेंट प्लांट। बस ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है या देखने की नीड नहीं है, बस इतना आप याद रखें। दिस इज प्लाज्मा टॉरेज। नाउ
ये वाला यूनिट हमारा एंड हुआ। नाउ कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन, जैसे मैं हर लेक्चर में दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, या फिर इससे आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज कैसे जनरेट होंगे। एंड अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा, चाहे नोट्स आपने पढ़े या फिर लेक्चर आपने देखा, सो आप इन क्वेश्चन को खुद से आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर लाइक प्रोडक्ट इज कॉल्ड? Pyrolysis is the thermal decomposition of waste in which method involves the controlling of burning of solid waste at high temperature? Scientific disposal of solid waste on land with proper environmental controls is known as? Which of the following is an example of e-waste? Which of the following is characteristic of hazardous waste? Deep well injection is primarily used for the disposal of hazardous क्या? Plasma torch treatment of hazardous waste mainly works by using विच hazardous वेस्ट मैनेजमेंट mainly यूज कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर कंबशन? सो ये कुछ MCQs हैं, इनको आप खुद से यहाँ पे क्या करें, सॉल्व करें। अगर आपको आंसर्स नहीं मिले, आप गूगल वगैरह भी कर सकते हो इनके आंसर्स के लिए। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। सो आपका जो हाफ सिलेबस है दैट इज़ डन।